बिहार समग्र का तीसरा वीडियो है ये। इससे पहले मैंने बुद्ध जैन और उसके बाद से बिहार का जो इंट्रोडक्शन वाला पॉइंट होता है बिहार समग्र केबीसी नैनो, वो मैंने करवा दिए हैं। वो आप जाके देख सकते हैं। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नया चैनल है, अभी बहुत कुछ अपलोड होगा। बिहार समग्र कंप्लीट करने के बाद हम बिहार से संबंधित जितने भी टेस्ट सीरीज आते हैं वो हम कंप्लीट करेंगे, एक एक क्वेश्चन इसी चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं। मगध साम्राज्य, इससे पहले ये सब मैं करवा चुका हूँ, आप जाके देख सकते हैं। मगध राज्य के प्रारंभिक इतिहास का सर्वप्रथम उल्लेख महाभारत में मिलता है। इसमें मगध का शासक जरासंध का उल्लेख मिलता है। किसका? जिसको भीम ने मारा था, जिसे भीम ने द्वंद्व युद्ध में पराजित किया था। इसमें गंगा के उत्तर में विदेह राज्य, दक्षिण में मगध राज्य का उल्लेख किया गया है। मगध प्राचीन काल से ही राजनीतिक उठापटक के साथ धार्मिक और सामाजिक जागृति का केंद्र बिंदु रहा। मगध बुद्धकालीन समय में शक्तिशाली के राजतंत्रों में से एक था। इंट्रोडक्शन पॉइंट चल रहा भी है। आज के दक्षिणी बिहार में स्थित कालांतर में यह उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद बन गया। सारे महाजनपद संपूर्ण भारत को इसने अपने अंदर में समाहित कर लिया। इतना बड़ा हो गया ये। क्यों हो गया उसका रीजन भी हम पढ़ेंगे, आगे आएगा कारण। जो गौरवमयी इतिहास राजनीतिक और धर्म का वैश्विक केंद्र बन गया। प्राचीन बिहार का इतिहास जो है लगभग में पूरा प्राचीन भारत का इतिहास वही है, अगर संगम युग को हम छोड़ दें तो। मगध जनपद महाजनपद की सीमा उत्तर में गंगा से दक्षिण में विंध्य पर्वत, पूर्व में चंपा से पश्चिम में सोन नदी तक विस्तृत थी। मगध की प्राचीन राजधानी राजगृह थी, जो 5 पहाड़ियों से घिरा नगर था। कालांतर में मगध राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापित हुई। मगध ने तत्कालीन शक्तिशाली राज्य जैसे कौशल, वत्स, अवंती को अपने जनपद में मिला लिया। इस प्रकार एक समय मगध का विस्तार अखंड भारत के रूप में हो गया। प्राचीन मगध इतिहास ही भारत का इतिहास बन गया। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष करने में कई राजवंशों का महत्वपूर्ण स्थान रहा। प्राचीन भारत का जो इतिहास है, मगध का इतिहास वही भारत का इतिहास है। ठीक, इतना इम्पोर्टेंट है मगध हमारे लिए, इसीलिए हर साल इससे बीपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डेट अनाउंसमेंट हो गया है बीपीएससी का, 30 अप्रैल को एग्ज़ाम है। तो चलो शुरू करते हैं, बहुत कम दिन बचा है। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार जरासंध के पिता चेदी के राजा वस्सु के पुत्र बृहदत्त ने इस वंश की स्थापना की थी, बृहदत्त वंश की। यह सबसे प्राचीनतम और महाभारत कालीन राजवंश था। इस वंश में 10 राजा हुए, जिसमें बृहदत्त के पुत्र जरासंध सबसे प्रतापी राजा था। इसने भगवान कृष्ण को मथुरा छोड़ के द्वारिका जाने के लिए विवश कर दिया था। इतनी बार वहाँ मथुरा पर आक्रमण किया था। जो लोग नए नए बीपीएससी की प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि इसको बिल्कुल बेसिक से हम हिस्ट्री पढ़ें, इसके बाद बिहार की ज्योग्राफी, पॉलिटी सब पढ़ेंगे हम। ठीक है, आप बस जुड़े रहिए। इस वंश में 10 राजा हुए, जिसमें बृहदत्त का पुत्र जरासंध सबसे प्रतापी राजा था। हरिवंश पुराण के अनुसार जरासंध ने काशी, कौशल, चेदी, मालवा, विदेह, अंग, बंग यानी कि बंगाल, कलिंग, उड़ीसा, कश्मीर, पांड्य और गंधार के राजाओं को पराजित किया, क्योंकि उसके पास सबसे शक्तिशाली विशाल सेना थी। हरिवंश पुराण ऐसा बोलता है। जरासंध ने इस वंश की राजधानी राजगृह, कुशाग्रपुर, राजगृह का यही नाम है, ये सब इतना सारा नाम है इसका, कुशाग्रपुर, गिरिब्रज, बार्धदरथपुर, विसुमतीपुर को बनाई, जो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ एक प्राकृतिक दुर्ग था। जरासंध ने नगर के बाह्य सुरक्षा के लिए प्राचीन राजगृह में 45 किलोमीटर का एक साइक्लोपियन दीवार किलेबंदी किया। साइक्लोपियन दीवार बनवाया, जिसमें 32 बड़े 64 छोटे बड़े द्वार थे। दीवार के शिलाखंडों को सुर्खी, चूना और रावा के घोल से जोड़कर बनाया गया था। उस समय के हिसाब से बहुत ही नवीन पद्धति थी ये। नगर निर्माण की योजना बनाने वाला कुशल शिल्पकार महागोविंद था। कौन था? महागोविंद, राजगृह के नगर निर्माण का कुशल शिल्पीकार था ये। जरासंध ने अपनी पुत्री अस्ति और वाप्ति की शादी मथुरा के राजा एवं कृष्ण के मामा कंस से की थी। जरासंध कंस को परम मित्र और कृष्ण को परम शत्रु मानता था। कहते हैं कि जरासंध ने 17 बार मथुरा पर चढ़ाई की, लेकिन हर बार उसे हार मिली। भगवान श्री कृष्ण की सहायता से पांडव पुत्र भीम ने जरासंध को मल्लयुद्ध में मार दिया और उसके पुत्र सहदेव को, ये सहदेव अलग है, मगध शासक बना दिया था।
ये हो गया बिल्कुल प्राचीन इतिहास जो महाभारत के आसपास का जिक्र हमें जिसमें मिलता है। बृहदत्त वंश का अंतिम राजा रिपुजन्य था। कौन था? रिपुजन्य। रिपुजन्य के उसके दरबारी मंत्री पुलक ने मारकर अपने पुत्र को राजा बना दिया। एक अन्य दरबारी महीय ने पुलक को और उसके पुत्र को मारकर अपने पुत्र बिंबिसार को गद्दी पर बिठा दिया। बिंबिसार के पहले वाले में बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिंबिसार से मगध में मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू होते हैं। हर्यक वंश अब शुरू हो गया। बिंबिसार के बैठते ही हर्यक वंश शुरू हो गया। हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार था। बिंबिसार सेनीय अथवा श्रेणी के उपनाम से जाना जाता था। ये पूछ चुका है। अनुमानतः उसका राज्याभिषेक 545 ईसा पूर्व में हुआ। बिंबिसार ने गिरिव्रज राजगीर को अपना राजधानी बनाया। हर्यक वंश के दो शक्तिशाली शासक बिंबिसार और अजातशत्रु महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। बिंबिसार और अजातशत्रु ये महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। उनके समय में कौशल के राजा प्रसेनजीत, अवंती के माफ़ करना थोड़ा सा टंग ट्विस्टर है ये। चंद्रप्रद्योत नाम जो था वो प्रमुख शासक थे। चंद्रप्रद्योत, थोड़ा सा बोलने में गड़बड़ी कर दी थी मैंने। चंद्रप्रद्योत। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या और उदयन ने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी। इसको पितृहंता वंश कहा जाता है। हर आदमी अपने बाप को मारकर शासन अपना रहा है, शासक बनता है, इसलिए इस वंश को पितृहंता वंश कहते हैं। इस वंश के शासकों का वर्णन इस प्रकार है। चलो अगला चलते हैं। चंद्रप्रद्योत नाम था उसका, अवंती के प्रमुख शासक है, जिसका मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया। बिंबिसार 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व। कब से कब तक? 544 से 492। बिंबिसार मगध साम्राज्य का एक कूटनीतिज्ञ और दूरदर्शी शासक था। उसने प्रमुख राजवंशों में वैवाहिक संबंध स्थापित कर राज्य को फैलाया और शक्तिशाली बनाया। वैवाहिक संबंध जो होते, एक राजा की 100 पत्नियाँ, ये 100 पत्नियाँ जो होते 100 राज्यों के साथ इसके मित्रतापूर्वक संबंध बन गए। अब इसीलिए इतने सारे विवाह संबंध किए जाते थे। बिंबिसार ने मध्य साम्राज्य की राजधानी गिरिव्रज यानी कि राजगीर को बनाया, जो 5 पहाड़ी, कौन कौन से? रत्नागिरी, उदयगिरी, सोनागिरी, विपुलगिरी और वैभारगिरी से घिरा एक दुर्ग की तरह था। इसके पहले जरासंध ने इसे राजधानी बनाया था। सबसे पहले उसने प्रमुख वैवाहिक संबंध कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन कोसला देवी के साथ स्थापित किया। फिर दूसरा विवाह, जो बड़े बड़े गणराज्य थे वहीं अपनी शादी कर रहा है ये बिंबिसार। फिर दूसरा विवाह लिच्छवी गणराज्य के शासक चेतक की पुत्री चेलन्ना से किया था। तीसरा विवाह मध्य देश अब पंजाब की राजकुमारी क्षेमा के साथ किया था। उसने अवंती यानी कि उज्जैन के शक्तिशाली राजा चंद्रप्रद्योत महासेन के साथ अनिर्णायक युद्ध किया। बाद में दोनों मित्रता हो गई। अनिर्णायक यानी कि दोनों के एक जैसे वीर होंगे। एक बार जब चंद्रप्रद्योत बीमार हुआ तो बिंबिसार ने उसके उपचार के लिए अपने राज्य वैद्य जीवक को उज्जैन भेजा था। उसने अंग राज्य को जीतकर अपने साम्राज्य मिला लिया तथा अपने पुत्र अजातशत्रु को वहाँ का उपराजा नियुक्त किया। किसने? बिंबिसार ने। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का अनुयायी एवं संरक्षक था, यानी कि उनको संरक्षण देता था। बौद्ध धर्म का संरक्षक था ये। विनय पिटक के अनुसार बुद्ध से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, लेकिन जैन धर्म एवं ब्राह्मण धर्म के प्रति भी उसकी सहिष्णुता बनी रही। ये भारत की खासियत थी। बौद्ध और जैन ग्रंथानुसार उसके पुत्र ने उसे बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। चलो, जहाँ 493 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई, जबकि बिंबिसार ने अपने बड़े पुत्र अजातशत्रु को ही अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, फिर भी जेल में डाल के मार दिया। भारतीय इतिहास में बिंबिसार प्रथम शासक था जिसने अस्थायी सेना रखी थी। इससे पहले कोई भी राजा अस्थायी सेना नहीं रखता था। जब युद्ध की जरूरत होती थी तब उस देश के नवयुवकों को भर्ती करके युद्ध पर चले जाते थे। अस्थायी सेना रखने के कारण उसे सेनीय कहा गया। सेनीय उपनाम से क्यों जाना? क्योंकि अस्थायी सेना रखी उसने। महावंश के अनुसार बिंबिसार 15 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठा था। बिंबिसार ने राज्य वैद्य जीवक को महात्मा बुद्ध की सेवा में नियुक्त किया था। इसने बौद्ध भिक्षुओं को निःशुल्क जल यात्रा की अनुमति दी थी। जल मार्ग उस समय सबसे सुगम मार्ग होता था क्योंकि स्थल मार्ग उतने विकसित नहीं थे। अगले पर चलते हैं।
प्रमुख शासक और राजवंश। हर्यक वंश के प्रमुख शासक कौन कौन से हैं? सबसे पहले बिंबिसार आएगा, उसको मार के अजातशत्रु को मार के उदयभद्र, अनिरुद्ध, मुंड, नागदशक। फिर कौन आएगा शिशुनाग वंश में? हर्यक के बाद शिशुनाग, फिर नंद आ जाएगा, नंद के बाद मौर्य आ जाते हैं। शिशुनाग में शिशुनाग ही पहला शासक, फिर कालाशोक आएगा, फिर नंदीवर्धन आएगा। और नंद वंश में कौन आएगा? महापदम नंद, पांडुक, पांडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल। इतना नहीं याद रखना हमें, महापदम नंद और पांडुक। और सबसे अंत में कौन आता है? धनानंद। धनानंद आता है सबसे अंत में। अजातशत्रु 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक। बिंबिसार के बाद अजातशत्रु मगध के सिंहासन में बैठा। ये अपने बाप के समान ही प्रतापी था। इसके बचपन का नाम कुनिक था। अजातशत्रु ने अपने साम्राज्य विस्तार की नीति को चरमोत्कर्ष तक पहुंचाया, मतलब बिल्कुल सीमा पर। अजातशत्रु ने कुशल और मगध के बीच हुए पहले युद्ध में प्रसेनजीत को पराजित किया, परंतु दूसरे युद्ध के बाद प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह अजातशत्रु से किया। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, अलग अलग धर्म ग्रंथों से ही हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। भगवती सूत्र के अनुसार अजातशत्रु ने अपने कूटनीतिज्ञ मंत्री वत्सकार या वर्षकार की सहायता से वज्जी संघ के सदस्यों में फूट डालकर उसकी शक्ति को कमजोर कर दिया था और मगध साम्राज्य मिला लिया। और अजातशत्रु को ये ज्ञान किसने दिया था? अजातशत्रु को महात्मा बुद्ध ने बताया कि देखो, जब तक वज्जी संघ एक संघ बना हुआ, इनकी मित्रता बनी हुई, तब तक तुम इनको नहीं जीत सकते हो। तो इसने फूट डाल दिया वहाँ पर अपने मंत्री वत्सकार को भेजकर। अगला है कि मगध के पड़ोस में स्थित वज्जी 8 कुलों का एक संघ था। इनमें विदेह, जात्रिक, लिच्छवी, कात्रिक और वज्जी महत्वपूर्ण थे। अजातशत्रु ने मल्ल संघ पर आक्रमण कर इसे अधिकार में कर लिया। इस प्रकार पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक बड़े भूभाग पर मगध साम्राज्य का अधिकार हो गया। अजातशत्रु ने अपने प्रबल प्रतिद्वंदी अवंती राज्य से सुरक्षा के लिए अपनी राजधानी गिरिव्रज राजगीर की नई किलेबंदी की, क्योंकि वह आक्रमण की धमकी दे रहा था। यद्यपि वह आक्रमण नहीं कर पाया। अजातशत्रु द्वारा राजगीर की इस किलेबंदी के अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं राजगीर के इलाके में। यह एक धार्मिक एवं उदार सम्राट था। विभिन्न ग्रंथों के अनुसार अजातशत्रु को बौद्ध और जैन दोनों मतों के अनुयायी माना जाता है। दोनों मतों का अनुयायी इनको माना जाता है। भरहुत स्तूप की एक वेदिका के ऊपर बुद्ध को वंदना करते हुए दिखाया हुआ है। अजातशत्रु ने अपने शासन के 8वें वर्ष में बुद्ध के महापरिनिर्वाण यानी कि बुद्ध भगवान की मृत्यु हो गई के बाद उनके अवशेषों पर राजगृह में स्तूप का निर्माण करवाया था। कहाँ करवाया था? राजगृह में। 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध के मृत्यु उपरांत राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। अजातशत्रु के समय में ही किया गया था। सप्तपर्णी गुफा है राजगृह में, वहीं पर। इस संगति में बौद्ध भिक्षुओं से संबंधित पिटकों में सुत्त पिटक और विनय पिटक में विभाजित किया गया। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था। बताना जरा, तीसरा पिटक जो अभिधम्म पिटक, बताना जरा वो किस सम्मेलन में आया था? अभिधम्म पिटक जो है, अभिधम्म पिटक 3 पिटक है ना। सुत्त पिटक और विनय पिटक तो पहले में आए थे। अभिधम्म पिटक किस में आया था? सिंहली अनुश्रुतियों के अनुसार अजातशत्रु ने लगभग 32 वर्षों तक शासन किया। 460 ईसा पूर्व में इसके पुत्र उदयन ने इसकी हत्या कर दी थी। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने कर दी। बिंबिसार और अजातशत्रु दोनों महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। स्मरणीय है कि अजातशत्रु के शासनकाल में ही महात्मा बुद्ध 483 ईसा पूर्व में एवं भगवान महावीर 468 ईसा पूर्व में इन दोनों महात्माओं की मृत्यु हुई थी। कितना महान था उस समय ये सब। उदयन या उदायन 460 ईसा पूर्व से 445 ईसा पूर्व। यह अजातशत्रु के बाद 460 ईसा पूर्व मगध का राजा बना। बौद्ध ग्रंथों में इसे प्रीतिहंता, लेकिन जैन ग्रंथों में इसे प्रीत्यभक्त कहा गया। इसकी माता का नाम पद्मावती था। उदयन शासक बनने से पहले चंपा का उपराजा था। चंपा, और इसमें गंगा और सोन के संगम पर पाटलिपुत्र कुसुमपुर नामक नगर को बसाया तथा अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थापित कर ली। मगध के प्रतिद्वंदी राज अवंती के गुप्तचर द्वारा उदयन की हत्या कर दी गई। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार उदयन के 3 पुत्र अनिरुद्ध, मंडक और नागदशक थे। अवंती के गुप्तचर ने इसकी हत्या कर दी। हर्यक वंश का अंतिम राजा नागदशक था, जो अत्यंत विलासी और निर्बल था। शासन तंत्र में शिथिलता के कारण जनता में व्यापक असंतोष फैला, जिसके कारण राज्य में विद्रोह हो गया। उसका सेनापति शिशुनाग राजा बन गया
और सेनापति राजा बने तो अपने नाम पर उसका वंश हो गया शिशुनाग वंश। हर्यक वंश का अंत और शिशुनाग वंश की स्थापना 412 ईसा पूर्व में हुई। अब शिशुनाग वंश पे चलते हैं। 412 से 345 ईसा पूर्व हर्यक वंश 412 से 345 तक मगध पर शिशुनाग वंश ने शासन किया। हर्यक वंश के बाद हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक को पदच्युत करके काशी के गवर्नर शिशुनाग ने इस वंश की स्थापना की तथा वैशाली को मगध की राजधानी बनाया। किसको बनाया? वैशाली को, यानी कि उस तरफ गंगा को उधर ले गया। इसने मगध की सीमाओं का और अधिक विस्तार किया। इसकी सर्वश्रेष्ठ सफलता अवंती राज्य पर विजय थी। अवंती को इसने जीत लिया। इसी में वत्स और कौशल को भी मगध साम्राज्य में शामिल कर लिया गया। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक या काकवर्ण था, जिसने अपने अल्प शासन काल में ही पाटलिपुत्र को मगध की अस्थायी राजधानी बना दिया। पहली बार किसने बनाया? उदयन या उदयन ने, और अस्थायी राजधानी इसने बना दिया। शिशुनाग कहाँ ले गया था? वैशाली। बाणभट्ट रचित हर्षचरित के अनुसार कालाशोक को राजधानी पाटलिपुत्र में घूमते समय महापदम नंद ने चाकू मारकर हत्या कर दी। बाणभट्ट के बुक का नाम बताना जरा। महादबोधि वंश के अनुसार कालाशोक के 10 पुत्र थे, जिन्होंने मगध पर 22 वर्षों तक शासन किया। कालाशोक के शासनकाल में ही वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। नंद वंश 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व। नंद वंश का संस्थापक महापदम नंद था। पुराणों महापदम को सर्व क्षत्रतांतक, ठीक है, सभी क्षत्रियों का अंतर करने वाला, सर्वक्षतांत्रक एवं एकराट जैसी उपाधियों से विभूषित किया गया है। जबकि महाबोधि वंश में उसे उग्रसेन कहा गया है। कौन सा? उग्रसेन कहा गया है महाबोधि वंश में। भारतीय इतिहास में पहली बार एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना हुई जो अकुलीन यानी कि नाई था। महापदम नंद जाति से नाई में आता था। उसने गंगा के मैदानों को लांघ कर गंगा के मैदान से नीचे विंध्य पर्वत के दक्षिण तक अपना राज्य की सीमाओं की विजय पताका लहरा दी। विंध्य को पार कर गया। विंध्य श्रेणी जो है वह संभवतः मगध भारत का प्रथम चक्रवर्ती सम्राट था, महापदम नंद। अगला है कि महापदम नंद का प्रमुख अभियान कलिंग विजय। अशोक से पहले जीत चुका था ये, जिसमें विजय स्मारक के रूप में वह कलिंग से जिन की मूर्ति उठा लाया। हाथी गुम्फा अभिलेख जो है किसका? खारवेल का। महापदम नंद द्वारा कलिंग में एक नहर निर्मित कराए जाने का उल्लेख मिलता है हाथी गुम्फा अभिलेख में। महापदम नंद को भारतीय इतिहास का पहला शूद्र शासक माना जाता है। प्रायः सभी ग्रंथों में उसे नाई जाति का बताया गया है। नंद वंश में कुल 9 शासक हुए, जिनमें अंतिम शासक घनानंद था। नंद वंश के सैन्य बल, विशेषकर हस्ती सेना के कारण ही सिकंदर के सैनिकों ने ब्यास नदी तट को पार करने से इनकार कर दिया था, हाथी सेना के कारण, जिसके कारण सिकंदर का भारत पर विजय अभियान अधूरा ही रह गया था। नंदवंशीय राजा जैन धर्म को मानते थे। सकटार और स्थूलभद्र घनानंद के जैन मतावलंबी अमात्य थे, मतलब अमात्य जो उस समय होते थे। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद के काल में सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ। फिर घनानंद के बाद कौन आ जाएगा? मौर्य वंश। मौर्य काल 323 से 185 ईसा पूर्व। मौर्य वंश प्राचीन भारत का राजवंश, जिसने 137 वर्षों तक भारत में राज किया। इसकी स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य, उसके मंत्री चाणक्य कौटिल्य को दिया जाता है, जिन्होंने नंद वंश के राजा घनानंद को पराजित किया। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ। वह मगध की राजगद्दी पर 323 ईसा पूर्व में बैठा। मौर्य साम्राज्य भारतवर्ष के पूर्व में मगध राज्य के गंगा नदी के मैदानों, आज का बिहार और बंगाल से शुरू हुआ और अपने चरम विस्तार के समय लगभग संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप पर अपना प्रभुत्व कायम कर लिया। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र अथवा पटना शहर थी, ठीक है। कुम्हरार, अभी जो पटना कुम्हरार वाला इलाका है वही इसकी राजधानी थी। मौर्य राजवंश की जानकारी के प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत हैं कौटिल्य, चाणक्य के अर्थशास्त्र, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, मेगास्थनीज की इंडिका, ये सब स्रोत हैं। अर्थशास्त्र, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, मेगास्थनीज की इंडिका, यूनानी लेखक जस्टिन के वृत्तांत और सम्राट अशोक के स्तंभ और शिलालेख। विशाख दत्त ने भारत के 2 बड़े वंश गुप्त और मौर्य दोनों पर किताब लिखा है। मौर्यों पर कौन से? मुद्रा राक्षस। गुप्तों पर कौन सा है बताना जरा कमेंट में। मगध के राज सिंहासन पर बैठकर चंद्रगुप्त ने ऐसे साम्राज्य की नींव डाली जो संपूर्ण भारत में फैला था।
इसके समय मौर्य साम्राज्य पश्चिमोत्तर में अफगानिस्तान बलूचिस्तान तक फैला था। पुराणों के अनुसार चंद्रगुप्त शूद्र जाति से था, लेकिन कुछ इतिहासकार उसे मौर्य कुल का क्षत्रिय मानते हैं। मुद्रा राक्षस के समालोचक घुंडी राज के अनुसार मुड़ा, जो एक नंदों की एक रानी थी, संभवतः चंद्रगुप्त की माँ या दादी थी। बौद्ध ग्रंथ महावंश की टीका के अनुसार चंद्रगुप्त के पिता मौर्य नगर के प्रमुख थे। नेक्स्ट टॉपिक है चंद्रगुप्त मौर्य। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु के बाद सेल्यूकस उसका उत्तराधिकारी बना। सिकंदर द्वारा जीता हुआ भूभाग प्राप्त करने के लिए 305 ईसा पूर्व में उसने भारत पर पुनः चढ़ाई कर दी। किसने? सेल्यूकस ने। चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया और इस युद्ध के बाद दोनों में संधि हो गई। संधि के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी प्रदान किया, सेल्यूकस को, जबकि सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से करने के साथ साथ एरिया यानी कि हेरात, अराकोसिया यानी कि कंधार और कन्हार, और जेड्रोसिया यानी कि बलूचिस्तान और मकरान जो अभी पाकिस्तान में है, और पेरोपिनसडाई यानी कि काबुल नामक प्रांत भी चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज स्वरूप में दे दिया उसने। चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के युद्ध का वर्णन एप्पियानस ने किया है। सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में नियुक्त कर दिया। किसको किया? मेगास्थनीज को, जो इंडिका बुक लिखेगा आगे जाके। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत को सबसे पहले यूनानियों की गिरफ्त से मुक्त कराने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारतीय इतिहास में मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। क्यों? क्योंकि पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत को इसने विदेशियों से मुक्त करवाया था। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की है। इस पुस्तक में भारतीय समाज तथा नगरीय संरचना का विवरण मिलता है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद में विभाजित किया है। बहुत सारे इतिहासकार बोलते हैं मेगास्थनीज को भारतीय समाज का संपूर्ण ज्ञान नहीं हो पाया था। उसने 7 जाति ये बोल दिया था, जबकि भारत में तो हमेशा से 4 ही जाति आई थी, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उसने यहाँ के प्रोफेशन को यहाँ के जाति से जोड़ दिया। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। सर विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सेंड्रोकोटस के रूप में किया है। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछता है, सेंड्रोकोटस के रूप में जो सेंड्रोकोटस था वो चंद्रगुप्त मौर्य ही था, ये किसने पहचाना था? तो सर विलियम जोन्स ने पहचाना था। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया है। किसने? ये दोनों, एरियन और प्लूटार्क जो हैं, इन दोनों ने एंड्रोकोटस के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य को वर्णित किया है। चंद्रगुप्त काल में हिंदुकुश पर्वत भारत की वैज्ञानिक सीमा थी। भारत की वैज्ञानिक सीमा, अभी भी वैज्ञानिक सीमा चंद्रगुप्त हिंदुकुश ही है। कैसे है हिंदुकुश पर्वत? कहाँ है ये? अफगानिस्तान के पास है। हिमालय ऐसे ऐसे विस्तृत है, तो यही एरिया जो है अफगानिस्तान के पास, ये वैज्ञानिक सीमा है। हमारी भौगोलिक सीमा वास्तविक में यही है, लेकिन डिवीजन के बाद एक्चुअली में ये हिस्सा पाकिस्तान में चला गया। चंद्रगुप्त काल में हिंदुकुश पर्वत भारत की वैज्ञानिक सीमा थी, जिसे यूनानी लेखकों ने इंडियन काकेसस जो है उसकी संज्ञा दी है। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु एवं प्रधानमंत्री चाणक्य ने कौटिल्य नाम से राज व्यवस्था तथा प्रशासन पर आधारित पुस्तक अर्थशास्त्र की रचना की है। यह भारतीय राज व्यवस्था पर अब तक की सबसे प्राचीनतम उपलब्ध पुस्तक है। ठीक, और इसका प्रकाशन कब किया गया था? संपूर्ण रूप से इसको 1901 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। ये अलग अलग हिस्सों में अलग अलग जगहों पर मौजूद था, जिसको संकलित करके प्रकाशित किया गया था। अगला है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिम भारत में सौराष्ट्र तक प्रदेश जीतकर प्रत्यक्ष शासन के अंतर्गत शामिल किया। गिरनार अभिलेख 150 ईसा पूर्व के अनुसार इस प्रदेश में पुष्यगुप्त वैश्य चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल था, जिसने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। कौन था? चंद्रगुप्त और पुष्यगुप्त, ऐसे याद रखना, ये इसका वहाँ पर राज्यपाल था जिसने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। सुदर्शन झील के निर्माण में बहुत सारे राजाओं के नाम आएंगे, आगे भी हम पढ़ेंगे, जिसने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। दक्षिण में चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तरी कर्नाटक तक विजय प्राप्त की। चंद्रगुप्त मौर्य के विशाल साम्राज्य में काबुल, हेरात, कंधार, बलूचिस्तान, पंजाब, गंगा यमुना का मैदान, बिहार, बंगाल, गुजरात तथा बिंद और कश्मीर के भूभाग सम्मिलित थे। मेगास्थनीज द्वारा वर्णित जातियाँ
मेगास्थनीज ने यहाँ के प्रोफेशन से जाति को मिसमैच कर दिया। उसने बोला कि कितनी जातियाँ हैं, ब्राह्मण और दार्शनिक एक जाति होती है, कृषक वर्ग एक जाति होती है, ग्वाले या तथा आखेटक एक जाति के होते हैं, व्यापारी तथा श्रमजीवी कारीगर एवं शिल्पी जाति होते हैं, योद्धा अथवा सैनिक एक जाति होती है उसके हिसाब से, निरीक्षक अथवा गुप्तचर, मंत्री एवं परामर्शदाता सभा। तो कितने हो गए, 3 3 6 7 जातियों का वर्णन मेगास्थनीज द्वारा लिखित इंडिका में किया गया है, जो कि यहाँ पर 7 अलग अलग प्रोफेशन था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान से लेकर पूर्व में बंगाल तथा उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिणी में उत्तरी कर्नाटक तक विस्तृत किया था। अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य जैन मुनि भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला कर्नाटक चला गया, जहां 298 ईसा पूर्व में उपवास द्वारा अपना शरीर त्याग दिया। इसको सतलेखना विधि बोलते हैं। इसमें जैन भिक्षु होते हैं वो बिना अन्न पानी के रहते हैं, जिससे बाद में जाकर उनकी मृत्यु हो जाती है, जिसे जैन ग्रंथ में सल्लेखना कहा जाता है। इसके द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने वो त्याग दिया। और भद्रबाहु कौन है, ये दिगंबर जैन धर्म का जो संप्रदाय बन गया उसके संस्थापक हैं। और स्थूल भद्र जो मौर्य मगध में ही रह गए इस दुर्भिक्ष के समय, जब चंद्रगुप्त मौर्य इनके साथ दक्षिण भारत गया, तो स्थूल भद्र थे, स्थूल भद्र, इन्होंने किसका वो किया, श्वेतांबर का। अगला है बिंदुसार। बिंदुसार 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व। एक एक करके पूरा पढ़ते चलेंगे, आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं तो। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र व उत्तराधिकारी था, जिसे वायु पुराण में भद्रसार और जैन साहित्य में सिंहसेन कहा गया है। यूनानी लेखक ने इसे अमित्रोचेट्स यानी कि अमित्र घात कहा है। जैन ग्रंथों के अनुसार बिंदुसार की माता दुर्धरा थी। थेरवाद परंपरा के अनुसार बिंदुसार ब्राह्मण धर्म का न्यायी था। ये उस समय की खासियत थी कि पिता जैन धर्म को मान रहे, बेटा ब्राह्मण धर्म को, उसका बेटा बौद्ध धर्म को मानेगा। शोक बिंदुसार के दरबार में सीरिया के राजा एंटियोकस, ये भी पूछता है, ने डायमेकस नामक राजदूत भेजा था। तो एंटियोकस ने किसके दरबार में डायमेकस को भेजा था, तो बिंदुसार के दरबार में। एथीनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस से मदिरा, सूखा अंजीर और एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। तो दार्शनिक उसने नहीं भेजा था। मिस्र के राजा टॉलमी द्वितीय काल में डायनोसियस नामक राजदूत मौर्य दरबार में बिंदुसार की राजसभा में आया था। कौन आया था, डायनोसियस नामक राजदूत। प्रशासन के क्षेत्र में बिंदुसार ने अपने पिता का ही अनुसरण किया। प्रांतों में उपराजा के रूप में कुमार को नियुक्त किया, यानी कि राजकुमारों को नियुक्त किया। अशोक को कहाँ किया था, उज्जैनी में। दिव्य बदान के अनुसार अशोक अवंती का उपराजा था। बिंदुसार के समय में तक्षशिला प्रांत में हुए विद्रोह हुआ, जिसका दमन करने के लिए पहली बार में अशोक को तथा दूसरी बार में सुसीम को भेजा गया था। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली मंत्री परिषद थी, जिसका प्रधान खल्लाटक था। कौन था, 500 सदस्यों वाली मंत्री परिषद थी और खल्लाटक था। बिंदुसार ने 26 वर्षों तक राज किया। अंततः 272 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई। बिंदुसार को प्राप्त उपाधि, कौन कौन सी उपाधि मिली है, अलग अलग लेखों में, अलग अलग धर्म ग्रंथों में। यूनानी लेखों में उसको अमित्रोचेट्स कहा गया है, अमित्रघात। संस्कृत में अमित्रघात, वायु पुराण में मद्रसार, जैन ग्रंथ में सिंहसेन कहा गया है उसको। नेक्स्ट है चाणक्य। अब चाणक्य के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। चाणक्य कौटिल्य एवं विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। वह चंद्रगुप्त मौर्य का राजनीतिक गुरु व प्रधानमंत्री था। वह एक विद्वान राजनीतिज्ञ था। चाणक्य तक्षशिला के कुटिल नामक ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ था तथा तक्षशिला के शिक्षा केंद्र का प्रमुख स्नातक व आचार्य था। पहले वहाँ से पढ़ा, फिर वहाँ पढ़ाने लग गया। लेकिन चाणक्य के जीवन का अधिकांश समय मगध साम्राज्य के राजनीतिक गलियारे में ही गुजरा। तक्षशिला कहाँ है, अभी का पाकिस्तान का भाग जो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के पास। एक मगध राजा नंद ने अपनी यज्ञशाला में चाणक्य के रंग वर्ण को लेकर उसे अपमानित किया, जिससे क्रोध में आकर उसने नंद वंश का समूल नष्ट करने की प्रतिज्ञा कर ली। ये कहानी सबको पता होता है। और राजा नंद के धुर विरोधी चंद्रगुप्त मौर्य से मिलकर नंद वंश का उसने संपूर्ण विनाश कर दिया और पूरे भारत को एकीकृत किया। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य जब विशाल मगध साम्राज्य वाले भारत का एक छत्र सम्राट बना, तब कौटिल्य उसके प्रधानमंत्री एवं प्रधान पुरोहित के रूप में आसीन हुआ, जो राजा के बाद सबसे बड़ा पद होता था उस समय। जैन ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त
कि मृत्यु के बाद उसका पुत्र बिंदुसार सिंहासन पर बैठा तो उसके काल में भी कुछ समय तक कौटिल्य प्रधानमंत्री बना रहा। किसने बोला है ऐसा? जैन ग्रंथों में कहीं कहीं उल्लेख है इस चीज का। अर्थशास्त्र मौर्य काल की रचना है, मौर्य काल में ही लिखा गया अर्थशास्त्र को, जिसे मूलतः चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य के विचार स्वयं उसी के द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं, मतलब खुद से ही लिखा है उन्होंने। चाणक्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। मैकियावेली का कौन था? ये मैकियावेली एक बहुत बड़ा थिंकर है, बहुत बड़ा राजनीतिक थिंकर है ये। इसकी बुक है द प्रिंस। कौन सी है? द प्रिंस, राजकुमार वाला, ठीक। और इसमें ये क्या कहता है कि राजकुमार को सिर्फ और सिर्फ देश के बारे में सोचना चाहिए, उसको निडर होना चाहिए वगैरह वगैरह, बहुत सारा कुछ। उसको मतलब इमोशनल नहीं होना चाहिए और भी बहुत कुछ। कौटिल्य चाणक्य रचित अर्थशास्त्र मौर्य वंशीय राज शासन का प्राचीनतम विकिपीडिया है, यानी कि अर्थशास्त्र बहुत बड़ा उसका स्रोत है जानने का मौर्य वंश को। मूल ग्रंथ अर्थशास्त्र को 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व की रचना मानी जा सकती है। चाणक्य के अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण अध्याय हैं, 180 प्रकरण है। ये समय में नहीं याद रखना है, ये इतना अध्याय वगैरह नहीं पूछता। कालांतर में अर्थशास्त्र में अन्य लेखकों द्वारा भी कुछ अंश जोड़े गए, जिससे मूल ग्रंथ का स्वरूप परिवर्तित हो गया। ये तो हर ग्रंथ के साथ ही होता है। रामायण और महाभारत में भी बाद में बहुत सारा कुछ जोड़ा गया है। कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत। कौटिल्य ने 7 अंग बनाए राजा के, मतलब कोई भी राज होगा तो उसके पास ये 7 चीज़ें होनी ही होनी चाहिए। राजा, मंत्री, अमात्य, सेना, दुर्ग, मित्र, ऐसे ही करके 7 हैं। धन, कोष। कौटिल्य चाणक्य ने इस सिद्धांत में राज्य के 7 अंग का वर्णन किया है। कौटिल्य ने राज्य के सभी अंग की तुलना शरीर के अंगों से की है। बोला है कि ये उसके मस्तक होते हैं, ये उसका धन होता है, हाथ होता है। कौटिल्य का मानना है कि जिस तरह मानव शरीर का अपना महत्व है, उसके सारे अंग मिलकर शरीर को उपयोगी बनाते, उसी तरह 7 सिद्धांत भी हैं, जिसको मूलभूत अंग भी कहा गया है। राजा या स्वामी, इसको हम ऐसे ही पढ़ते हैं कि राजा होगा, राज्य का एक स्वामी होगा, अमात्य या मंत्री होगा, फिर जनपद होगा। जनपद को क्या कहा गया? पैर कहा गया। अमात्य या मंत्री को आंख कहा गया है, ठीक। उसके बाद से जनपद के बाद दुर्ग है। दुर्ग को बांह और भुजा कहा गया है, जितना बांह मजबूत होगा उतना सुरक्षित होगा। कोष को मुख कहा गया है राज्य के लिए। दंड या सेना को मस्तिष्क कहा गया है। राज्य का मस्तिष्क क्या होता है? दंड या सेना। मित्र क्या होते हैं? राज्य के कान होते हैं मित्र। मित्र देश की बात हो रही है। तो ये सप्तांग सिद्धांत है चाणक्य के। पहला होगा राजा। राजा के बाद कौन आते हैं? चलो राजा आ गया। मंत्री, अब कौन आएगा? मंत्री के बाद जिला, जनपद, कलेक्टर वगैरह सब जो होते हैं जनपद में। उसके बाद जनपद के बाद क्या आएगा? राजा कहीं रहेगा तो दुर्ग होगा। दुर्ग के बाद राजा को चलने के लिए धन चाहिए तो कोष होगा। अब राजा के पास सैनिक तो होगा ही, तो सैनिक है। और राजा मित्र के बिना कैसे रहेगा? मित्र है। इसको ऐसे ही कहानी बना के याद कर लेंगे। कौटिल्य का मंडल सिद्धांत। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र के 6ठे अधिकरण में मंडल सिद्धांत का वर्णन किया है। कौटिल्य का मंडल, देशों का समूह सिद्धांत भौगोलिक आधार पर यह दर्शाता है कि किस प्रकार विजय की इच्छा रखने वाले राज्य के पड़ोसी राज्य उसके मित्र या शत्रु हो सकते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार मंडल के केंद्र में एक ऐसा राजा होता है जो अन्य राज्यों को जीतने का इच्छुक है, जिसे विजिगिसु कहा गया है। जो अन्य राज्यों को जीतने का इच्छा रखता हो, विजय करने की इच्छा रखने वाले को विजिगिसु कहा गया है। शक्तिशाली राज्य। प्राचीन काल में भारत में अनेक छोटे छोटे राज्यों का अस्तित्व था। शक्तिशाली राजा युद्ध द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार करते थे। राज्य कई बार सुरक्षा की दृष्टि से अन्य राज्यों से समझौता भी करते थे। कौटिल्य के अनुसार युद्ध या विजय द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार करने वाले राजा को अपने शत्रुओं की अपेक्षा मित्रों की संख्या बढ़ानी चाहिए, ताकि शत्रुओं पर नियंत्रण रखा जा सके, ठीक। शक्तिशाली राज्य था ये। निर्बल राज्य। निर्बल राज्यों को शक्तिशाली पड़ोसी राज्यों से सतर्क रहना चाहिए। उसके समान स्तर वाले राज्यों के साथ मिलकर शक्तिशाली राज्यों की विस्तार नीति बनाने हेतु एकजुट या मंडल बनाना चाहिए, यानी कि गुट बनाना चाहिए लड़ने के लिए। विजिगिसु के मार्ग में आने वाला सबसे पहला राज्य अरि, यानी कि शत्रु। तो शत्रु से लगा हुआ राज्य शत्रु का शत्रु होता है, अतः वह विजिगिसु का मित्र होता है। कौटिल्य ने मध्यम व उदासीन राज्यों का भी वर्णन किया, जो सामर्थ्य होते हुए भी रणनीति में भाग नहीं लेते हैं। कुछ ऐसे भी तो राज्य होते हैं जिनके पास बहुत सारा सामर्थ्य था, लेकिन लड़ाई कभी लड़ते ही नहीं है। मॉडर्न हिस्ट्री में जैसे रंजीत सिंह जी थे, बहुत बड़ी सेना थी, लेकिन कोई लड़ाई नहीं लगा उन्होंने। कौटिल्य के 12 मंडल सिद्धांत। विजिगिसु, अरि मित्र, मित्र मित्र और अरि मित्र, पंसीग्राह, अक्रांत, परसिंग्राह शाह, अक्रांदसार, ये सभी उसके 12 सिद्धांत थे मंडल बनाने के। मंडल क्या होता था? जैसे ब्रिक्स अभी है एक,
मान लो ब्रिक्स, एक मान लिया हमने ब्रिक्स, BRICS, ब्रिक्स जो है एक मंडल मान लिया। अलग अलग देश अलग अलग रीजन से इकट्ठा हुए हैं। चलो मान लो जैसे चीन नामक देश है, ठीक, चीन नामक देश है, चीन मजबूत देश मान लिया एक पल को हमने, ठीक। अब भारत है, बांग्लादेश है और 2-3 देश मिलके चीन के सामने एक मंडल बना लेंगे। उसी तरह से कौटिल्य ने अपने सिद्धांत में मंडल बनाए हैं, 12 मंडल उसने बनाए हैं। अब 2 देश शत्रु हैं, तीसरा देश भारत है और पाकिस्तान शत्रु है, चीन आ गया तो चीन के साथ भी शत्रु है, तो ये दोनों ऑटोमेटिकली मित्र हो जाएंगे। वही है 12 मंडल उसके अलग अलग। अशोक है अगला, 272 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक रहा था ये। मौर्य राजवंश के चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अखंड भारत पर राज्य किया। उसका साम्राज्य उत्तर में हिंदू कुश श्रेणी से लेकर दक्षिण में मैसूर तक, पूर्व में बांग्लादेश से पश्चिम अफगानिस्तान ईरान तक पहुंच गया था। सम्राट अशोक का साम्राज्य आज का संपूर्ण भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार के अधिकांश भूभाग पर था। अंग्रेज भी इतने बड़े भूभाग पर शासन नहीं कर पाए जितना पर अशोक का शासन था। यह विशाल साम्राज्य उस समय तक से आज तक का सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य था। आज तक के भारत के इतिहास में उससे बड़ा साम्राज्य अभी भी नहीं है। चक्रवर्ती सम्राट अशोक का स्थान विश्व के सभी महान और शक्तिशाली सम्राट एवं राजाओं की पंक्तियों में हमेशा शीर्ष स्थान पर रहा, पहले स्थान पर। भारत में सिर्फ अशोक को ही चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है सम्राटों का सम्राट। अशोक को अपने विस्तृत साम्राज्य से बेहतर एक कुशल प्रशासक, बौद्ध धर्म के प्रचारक के लिए जाना जाता है। सम्राट अशोक ने संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप एवं कई एशियाई देशों में भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। सम्राट अशोक से संदर्भित कई स्तूप एवं स्तंभ शिलालेख प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत बनकर वर्तमान भारत को गौरव प्रदान कर रहे हैं। अशोक प्रेम, सहिष्णुता, सत्य, अहिंसा, प्रजा हितैषी के रूप में आज भी भारत के सिरमौर हैं। हर जगह आपको अशोक दिखेंगे भारत में, भारत सरकार में हर जगह दिखेंगे आपको, उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम। चलो ये तो अशोक का एक इंट्रोडक्शन हो गया। नोट, बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए संघर्ष प्रारंभ हो गया जो लगभग 4 वर्षों तक चला। अतः 268 ईसा पूर्व में अशोक सम्राट बना जो बाद में मौर्य वंश का महानतम शासक सिद्ध हुआ। 4 वर्षों तक उसको उत्तराधिकार का युद्ध लड़ना पड़ा। अशोक के राजा बनने में बिंदुसार के एक मंत्री राधागुप्त की सहायता प्राप्त हुई थी। हालांकि इस उत्तराधिकार संघर्ष का कोई स्वतंत्र प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है। अलग अलग धर्म ग्रंथ जैसे जैन धर्म के ग्रंथ हैं, बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं, ये लोग मान अलग अलग कहानियां बताते हैं उसके उत्तराधिकार से संबंधित, लेकिन कोई ठोस प्रमाण आज तक हमें नहीं मिला है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। अशोक के छठे स्तंभ लेख से स्पष्ट होता है कि उसने अपने धर्म लेख राज्याभिषेक के 12 वर्ष बाद उत्कीर्ण करवाने शुरू कर दिए थे। जैन अनुश्रुति के अनुसार, जैन धर्म के अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध मगध शासन पर अधिकार कर लिया, जबकि महाबोधि वंश तथा इतिहासकार तारनाथ के अनुसार सत्ता प्राप्ति के लिए हुए गृह युद्ध में उसने अपने भाइयों की हत्या करके ही साम्राज्य प्राप्त किया था। जैन ग्रंथ कहते हैं कि उसने बिंदुसार जब था तभी राज्य छीन लिया था, जो कि महाबोधि वंश जो है बौद्ध ग्रंथ और तारनाथ ये तिब्बतियन इतिहासकार हैं, इन्होंने क्या बोला कि उन्होंने हत्या कर दी अपने भाई की और फिर उसने सत्ता ग्रहण किया। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। अभी हमने पढ़ा था अवंती। अभिलेख में इसे देव नाम प्रिय राजा उपाधियों से संबोधित किया गया है। मास्की तथा गुर्जरा का अभिलेख में उसका नाम अशोक, पुराणों में उसको अशोक वर्धन कहा गया है। मास्करी, गुज्जार, नेतूर, उड़न गोलम, इन सब अभिलेखों में उसका नाम आता है। मास्की और गुर्जरा का अभिलेख में उसको अशोक, पुराणों में उसको अशोक वर्धन कहा गया है। भाबुर स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। सिंघली अनुश्रुतियों यानी कि श्रीलंका, सिंघली श्रीलंका का नाम है। अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक ने 99 भाइयों की हत्या किए करके राज सिंहासन को प्राप्त किया था। दिव्य बदान में अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी जो चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी, ऐसा मिलता है। किसमें मिलता है? दिव्य बदान में, सुभद्रांगी। सिंगली अनुश्रुतियों के अनुसार उज्जैनी जाते समय अशोक विदिशा में रुका, जहां उसने सृष्टि के पुत्री देवी से विवाह किया, जिससे महेंद्र और संघमित्रा का जन्म हुआ। महेंद्र और संघमित्रा अशोक के संतान थे। दिव्य बदान में उसकी एक पत्नी का नाम तिस्य रक्षिता मिलता है। उसके लेख में केवल उसकी पत्नी का नाम कारुवाकी है, जो तीवर की माता थी। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के
8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। आंतरिक अशांति से निपटने के बाद 261 ईसा पूर्व में उसका विधिवत राज्याभिषेक हुआ। 261, ये कई बार ईस्वी पूछ लेता है। 260 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व। 13वें शिलालेख के अनुसार कलिंग युद्ध में 1,50,000 व्यक्ति बंदी बनाकर निर्वासित किए गए थे तथा 1 लाख लोगों की हत्या कर दी गई थी। कलिंग युद्ध ने अशोक के हृदय में महान परिवर्तन ला दिया। उसने बौद्ध धर्म को अपना धर्म स्वीकार कर लिया। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अपना राजकाज को भी लगा दिया था उसने। सिंगली अनुश्रुतियों, दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक को अपने शासन के 14वें वर्ष में निग्रोध नामक भिक्षु द्वारा बौद्ध धर्म की दीक्षा दी गई। किसने दिया था? इंपॉर्टेंट, निग्रोध ने उसको बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। कब दी थी? किस वर्ष में? 14वें वर्ष में, 14वें वर्ष में उसको बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। उसके बाद है कि दिव्य वदान के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु को जाता है। ये सिंगली श्रीलंका के इतिहास बोलता है निर्ग्रोध को, जबकि दिव्य वदान में बोला जाता है उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु को। अशोक ने अपने शासनकाल के 10वें वर्ष में सर्वप्रथम बुद्ध के ज्ञान स्थली बोध गया की यात्रा की, जहाँ बुद्ध भगवान को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध का मुद्रासन की स्थापना कर एक चैत्य बौद्ध मंदिर का निर्माण करवाया था, जहां परवर्ती शुंग शासकों ने वज्रासन के चारों ओर वेदिका का निर्माण करा दिया था। शुंग शासकों ने उसके चारों ओर वेदिका एक बनवा दिया। तदुपरांत चंद्रगुप्त तृतीय के नवरत्न अमर सिंह ने यहाँ एक विशाल बौद्ध मंदिर का निर्माण करवाया था। चंद्रगुप्त तृतीय के ये नवरत्न अमर सिंह ने, ये गुप्त वंश के शासक हैं, इन्होंने विशाल बौद्ध मंदिर का वहाँ पर निर्माण करवा दिया। अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में अशोक ने बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी की यात्रा की थी। कहाँ? लुम्बिनी, जो अभी नेपाल में है। उसके बाद लुम्बिनी ग्राम को उसने कर मुक्त घोषित कर दिया था। अशोक ने धम्म की जो परिभाषा दी है वह है महाराहुलोवाद सूत्र से ली गई है। किससे ली गई है? उसने धम्म की जो परिभाषा दी है दया दयाने सचे साचे करके, वो कहाँ से ली गई है? महाराहुलोवाद से ली गई है, महाराहुलोवाद से। अगला है, अशोक के शासनकाल में ही पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। जिसके अध्यक्ष कौन थे? जरा बताना मुझे। जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीस ने की। आ ही गया, मैं क्या पूछूं। इसी में अभिधम्म पिटक की रचना हुई थी। बाकी जो 2 पिटक हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक, उसकी रचना किस संगति में हुई थी? बौद्ध भिक्षु विभिन्न देशों में भेजे गए, जिनमें अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा गया था। कल्हन की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक ने कश्मीर में वितस्ता झेलम नदी के किनारे श्रीनगर नामक शहर की स्थापना की थी। कहाँ पर? झेलम नदी किनारे श्रीनगर जो अभी है, उसकी स्थापना अशोक ने की थी। अभिलेख द्वारा प्रजा को संदेश देने की प्रेरणा अशोक को संभवतः ईरानी शासक डेरियस से मिली है। इसमें ऐसा बोला जाता है कि अभिलेख लिख के अपने सदा प्रजा को संदेश देना उसने कहाँ से देखा? ईरानी शासक डेरियस ऐसा करता था। अशोक का अभिलेख ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरामाइक लिपियों में मिलते हैं। मौर्य काल में काशी, बंग, पुंड, कलिंग और मालवा सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। ये बंग यानी कि बंगाल हो गया। मौर्य काल में करसापन, चांदी एवं तांबे का सुवर्ण, करसापन चांदी, तांबे का, सुवर्ण सोने का, मासक या भासक और कंकानी तांबे का सिक्का प्रचलित था। तो कौन कौन सा हो गया? करपासन चांदी और तांबे का होता था। सुवर्ण तो नाम से ही स्वर्ण है। मासक, भासक और काकनी तांबे का था। मासक, भासक और काकनी ये तांबे के होते थे। सुवर्ण सोने का, करपासन चांदी और तांबे दोनों का होता था। पटना के दीदारगंज से प्राप्त यक्षिणी की प्रतिमा मौर्य काल का उत्कृष्ट उदाहरण है। पटना में दीदारगंज से यक्षिणी की प्रतिमा मिली थी, जो मौर्य काल की प्रतिमा का उत्कृष्ट उदाहरण है। पटना के कुम्हरार से लकड़ी के बने मौर्यकालीन राजप्रसाद महल के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। राजप्रसाद यानी कि अशोक का महल, सीधा सीधा। अशोक द्वारा धर्म प्रचार के साधन। अशोक ने धर्म प्रचार के लिए क्या क्या चीज़ों को अपनाया? धर्म यात्राओं को प्रारंभ करवाया, राजकीय पदाधिकारियों की नियुक्ति कर दी, धर्म महामात्रों की नियुक्ति की, दिव्य रूपों का प्रदर्शन किया, धर्म श्रवण एवं धर्मोपदेश की व्यवस्था की, लोकोचारिता का कार्य किया, धर्म लिपियों का खुदवाना, विदेशों में धर्म प्रचारक भेजना, इतना काम किया था अशोक ने।
अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार का प्रारंभ धर्म यात्राओं से किया। कलिंग युद्ध के बाद आमोद प्रमोद की यात्राओं पर प्रतिबंध लगा दी, पाबंदी। कलिंग युद्ध के बाद बिल्कुल अचानक हृदय परिवर्तन हो गया था उसका। नेपाल की तराई में स्थित निगलीवा में उसने कनक मुनि के स्तूप की मरम्मत करवाई। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने साम्राज्य के उच्च पदाधिकारियों को नियुक्त किया। स्तंभ लेख 3 और 7 के अनुसार उसने व्युष्ट, रज्जुक व प्रदेशिका तथा युक्त नामक पदाधिकारियों को जनता के बीच जाकर धर्म प्रचार करने उपदेश देने का आदेश दिया। अभिषेक के 13वें वर्ष के बाद बौद्ध धर्म प्रचार हेतु पदाधिकारियों का एक नया वर्ग बनाया जिसे धर्म महामात्र कहा गया। इसका कार्य विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के बीच भेदभाव को मिटाकर धार्मिक एकता को स्थापित करना था। धर्म महामात्र का कार्य था ये कि धार्मिक संप्रदायवाद सब कुछ खत्म करके सबके बीच में एकता स्थापित करो। कितना सुंदर था। धर्म को लोकप्रिय बनाने के लिए अशोक ने मानव व पशु जाति के कल्याण हेतु पशु पक्षियों की हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया। राज्य तथा विदेशी राज्यों में भी मानव तथा पशु के लिए अलग अलग चिकित्सालय की व्यवस्था की। उसने उस समय में पशुओं के लिए हॉस्पिटल बनवा दिया था। अशोक के महान पुण्य का कार्य एवं स्वर्ग की प्राप्ति का उपदेश बौद्ध ग्रंथ संयुक्त निकाय में दिया गया है। कौन सा? संयुक्त निकाय में दिया गया है। अशोक ने दूर दूर तक बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु दूतों प्रचारकों को विदेशों में भेजा। अपने दूसरे तथा 13वें सेकेंड और 13वें शिलालेख, ये शिलालेख नंबर भी पूछता है, इसलिए उसने उन देशों का नाम लिखवाया जहां दूत भेजे गए थे। उसने कौन कौन से में लिखाया? सेकेंड अभिलेख में और 13वें अभिलेख में उन देशों का नाम लिखाया जहाँ जहाँ पर उसने अपने दूत भेजे थे। अब उसको देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर भेजा था। अशोक द्वारा भेजे गए बौद्ध धर्म प्रचारक कहाँ कहाँ पर भेजा गया वो देखते हैं। मध्यांतिक, कश्मीर गंधार, मध्यम हिमालय, सोन व उत्तरा सुवर्णभूमि, रक्षित उत्तरी कनार, धर्म रक्षित धर्म प्रचारक हैं ये सब। पश्चिमी भारत, महारक्षित यवन राष्ट्र, महाधर्म रक्षित महाराष्ट्र में, महादेव मैसूर में, महेंद्र और संघमित्रा ये श्रीलंका गए थे। महेंद्र और संघमित्रा अपने संतान को कहाँ भेजा था? श्रीलंका। सिंघली नाम था उस समय इसका। बौद्ध धर्म को अंतर्राष्ट्रीय धर्म बनाने का श्रेय सम्राट अशोक को ही जाता है। बौद्ध धर्म को अंतर्राष्ट्रीय धर्म बना दिया, इतना प्रचार प्रसार करवाया बौद्ध धर्म का इन्होंने। एशिया के कई देशों में अशोक द्वारा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया गया। उसने अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। नोट: 12वीं और 20वीं शताब्दी तक भारत में बौद्ध धर्म के अनुयायियों की संख्या बहुत ही कम हो गई, लेकिन सामाजिक न्याय के पुरोधा एवं दलित नेता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने 20वीं सदी के मध्य में 14 अक्टूबर 1956 को अशोक विजयादशमी धर्मचक्र प्रवर्तन दिवस के दिन नागपुर में अपनी पत्नी के साथ पहले स्वयं बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर वे बौद्ध बने। इसके बाद सिर्फ 2 दिन में 15-16 अक्टूबर में अपने 10 लाख से अधिक हिंदू दलित समर्थकों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। ये हिंदू धर्म को नहीं मानते थे। एक बार इन्होंने बोला था कि मैं पैदा तो हिंदू धर्म में हो गया हूँ, लेकिन मरने से पहले मैं हिंदू धर्म को जरूर त्याग दूंगा। तो इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। खैर, अपना अपना होता है। बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलाकर बौद्ध धर्म के अनुयायियों की संख्या में भारी वृद्धि कर दी, जो विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक रूपांतरण धर्मांतरण माना जाता है आज तक। अशोक के बाद बौद्ध धर्म को सबसे ज़्यादा विस्तार देने वाले अंबेडकर दूसरे व्यक्ति थे। वैसे अंबेडकर जी द्वारा लिखित संविधान में हिंदू धर्म के अंतर्गत ही बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म आता है। चलो अगले पे चलते हैं। अशोक के अभिलेख। अशोक के शिलालेख आधुनिक भारत, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में जगह जगह मिले हैं। ये सभी शिलालेख ऐतिहासिक व पुरातात्विक साक्ष्य के पुख्ता प्रमाण हैं। अशोक के शिलालेखों ब्राह्मी, कौन कौन से भाषा, कितनी बार पूछा, ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्टी लिपि का अभिलेख उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान से, और शेष भारत से ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं। ठीक, खरोष्टी लिपि का कहाँ से मिला? उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान से। जिधर जो भाषा बोली जाएगी उसका वहीं मिलेगा। अशोक के रामपुरवा अभिलेख बिहार राज्य के चंपारण जिले में स्थित है। उससे पहले एक लाइन छूट गया, 2 लाइन छूट गया हमारे। अशोक ने राष्ट्रीय भाषा के रूप में पाली को एवं लिपि के रूप में ब्राह्मी को अपनाया। जैसे अपना भाषा क्या है? हिंदी है, राज्य भाषा है, और लिपि क्या है? देवनागरी। तो ब्राह्मी लिपि देवनागरी है।
ब्राह्मी है लिपि और भाषा कौन थी? पाली। उत्कीर्ण अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। अशोक के रामपुरवा अभिलेख बिहार राज्य के चंपारण जिले में स्थित है, जबकि प्रयाग स्तंभ लेख पहले कौशाम्बी में स्थित था, जो बाद में मुगल सम्राट अकबर द्वारा इलाहाबाद के किले में रखवाया गया। ठीक, तो अशोक ने इसको इलाहाबाद में रखवाया गया था, कौशाम्बी में स्थित था, जिसको अशोक ने इलाहाबाद में। देखो, ब्राह्मी लिपि पर बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। क्या क्वेश्चन पूछा था कि अभी बाएं से दाएं की ओर कौन सी लिपि निम्न से लिखी जाती है, ऐसे ही करके पूछा था। तो ब्राह्मी ही लिखी जाती है, जैसे हम हिंदी लिखते हैं उसी हिसाब से ब्राह्मी लिखी जाती है। तो लिपि भी देख लेना। अशोक के रामपुरवा अभिलेख बिहार के चंपारण में है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है ये चीज़, बहुत बार। सम्राट अशोक के राजकीय घोषणाएं, राजाज्ञा, शासनादेश जिन स्तंभों पर उत्कीर्ण है उन्हें लघु स्तंभ लेख कहा। जिस पर राज्य के आज्ञा लेख हैं वो छोटे वाले स्तंभ लेख हैं। अशोक के समस्त शिलालेख लघु और दीर्घ स्तंभ लेख ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। कौन सी लिपि? ब्राह्मी लिपि। अभी तक अशोक के 40 अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक विद्वान ने अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सफलता हासिल की थी। किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। जबकि सर्वप्रथम 1750 में टीफेंथलर ने दिल्ली में अशोक स्तंभ का पता लगाया था। कौन थे? टीफेंथलर महोदय ने अशोक का स्तंभ दिल्ली में खोजा था सबसे पहले 1750 में, 1750 पलासी से भी पहले। और 1837 ईस्वी में इसको जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ये दो विद्वान का नाम इंपॉर्टेंट है, कितनी बार पूछा, जेम्स प्रिंसेप और टीफेंथलर का नाम। अशोक अभिलेख को 3 भागों में बांटा जाता है: शिलालेख, स्तंभ बना के लेख लिखा, गुहा बना के लेख लिखा। अशोक का सबसे बड़ा अथवा लंबा 13वां अभिलेख माना जाता है, 13 नंबर का। ये उड़ीसा के धौली में है और सबसे छोटा रोमनदेई लुम्बिनी अभिलेख है। रोमनदेई लुम्बिनी अभिलेख है सबसे छोटा। अशोक के स्तंभ लेख है, उसमें वर्णित विषय प्रथम है। प्रथम में क्या लिखा हुआ है? प्रथम शिलालेख में अहिंसा पर बल दिया, पशु बलि की निंदा, समारोह पर प्रतिबंध का उल्लेख किया गया। दूसरा है समाज कल्याण हेतु कार्य, मनुष्य एवं पशुओं के लिए चिकित्सा की व्यवस्था एवं पड़ोसी राज्य चोल, पांड्य, सत्यपुत्र और केरल पुत्र का वर्णन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा कितनी बार पूछा है कि दक्षिण भारत के जो चोल, पांड्य, सत्यपुत्र और केरल जो हैं इनका वर्णन किस अभिलेख में किया गया, किस शिलालेख में? तो 2 नंबर का, दूसरे में 2 नंबर का। तीसरा अभिलेख, इसमें राजकीय अधिकारियों, युक्त, रज्जुक तथा प्रादेशिकों को यह आदेश दिया गया है कि हर 5वें वर्ष वो राज्य के दौरे पर जाएं। हर 5वें वर्ष आपको राज्य के दौरे पर जाना है, ठीक है। और ब्राह्मण मित्रों तथा श्रमणों के साथ उदारता पूर्वक व्यवहार करें। चौथा है भेरी घोष, युद्ध की जगह धम्म घोष, शांति की घोषणा की गई है 4थे शिलालेख में। पशु हत्या को बहुत हद तक रोके जाने का दावा है इसमें। 5वें शिलालेख, शासन के 13वें वर्ष धम्म महामात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति की चर्चा है। 6वां है कि इसमें आत्मनिर्णय की शिक्षा दी गई है। अधिकारी को हर समय कहीं भी सेवा भाव से तत्पर रहना बताए। कहीं भी अधिकारियों को बोला गया है कि आप तत्पर रहेंगे। 7वां है कि सभी संप्रदाय के लिए सहिष्णुता का भाव रखने पर बल दिया गया है। 8वां अभिलेख अशोक के धर्म यानी कि तीर्थ यात्राओं को लेकर अशोक के बोध गया का यात्रा का है, यहाँ पर उल्लेख। 9वां है सच्ची भेंट एवं सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है। धम्म में सभी दासों एवं नौकरों के प्रति दया भाव रखना है, मतलब दास के प्रति भी दया भाव रखने का अशोक ने आदेश जारी किया था। 10वां है इसमें ख्याति एवं गौरव की निंदा की गई है तथा धर्म कीर्ति की श्रेष्ठता पर बल दिया गया है। मतलब कि धर्म क्या था एक्चुअली में? धम्म जो है इसको जब हम पढ़ते हैं ना आंसर राइटिंग के लिए जब पढ़ोगे, तो धम्म एक तरह से नैतिकता ही तो है। नैतिकता है जिसके शिक्षा दीक्षा कौन दे रहा है? देश का राजा दे रहा है। जैसे मान लो आज के हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो हमें नैतिकता की शिक्षा गांव गांव तक पहुंचाने लगे, तो वही हो जाएगा धम्म एक तरह से। तो धम्म बोला है कि धम्म कीर्ति की श्रेष्ठता है, बाकी इंसान की श्रेष्ठता को उसने निंदा की है। 11वां इसमें धर्म के वरदान को सर्वोत्कृष्ट एवं धम्म की व्याख्या की गई 11वें शिलालेख में। किसमें? 11वें में व्याख्या की गई है कि धम्म क्या है, ये 11वें में बताता है खुद से अशोक। सभी प्रकार के विचारों का सम्मान, विभिन्न संप्रदायों के बीच समन्वय एवं महिला महामात्रों की नियुक्ति की गई है। 13वां तुम्हें किसी पता होगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय से ही मौर्य शासकों के अधिकतर जो अंगरक्षिकाएं होती थी वो महिलाएं होती थी। 13वां कलिंग युद्ध का वर्णन, युद्ध में 1 लाख लोगों के मरने, अशोक के हृदय परिवर्तन के बाद के साथ ही
पड़ोसी राजाओं का भी वर्णन है 13वें अभिलेख में। अभी हमने पढ़ा था ऊपर भी 13वें का कि कहाँ कहाँ पर उसने धर्म प्रचार के लिए भेजा, नहीं, ये 13वें में ही लिखा हुआ है। 14वां है प्रजा को स्वतंत्र धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करना, मतलब कि धर्म आपका अपना निजी विषय है, आप अपने हिसाब से उसको जिए। इसमें अपनी प्रजा के प्रति पितृवत प्रेम भाव को अपनाने पर बल दिया है अशोक ने। 14वां अभिलेख, 14 अभिलेख हो गया अशोक के। अशोक के गुहा एवं स्तंभ लेख। दक्षिण बिहार के गया जिले में स्थित बराबर पहाड़ी में 3 गुफाओं के दीवार पर अशोक के लेख प्राप्त हुए हैं। इन सभी कहाँ पर? बराबर पहाड़ी में। इन सभी की भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी है। ठीक, केवल 2 अभिलेखों शाहबाजगढ़ी और मानसेरा की लिपि ब्राह्मणी न होकर खरोष्ठी है। 2 ऐसे अभिलेख हैं शाहबाजगढ़ी और मानसेरा जिनकी लिपि बदल गई है, ब्राह्मी के जगह खरोष्टी हो गई है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, उर्दू के जैसे। खरोष्ठी दाईं से बाईं और खरोष्ठी दाईं से बाईं और ब्राह्मणी बाईं से दाईं। जैसे हम हिंदी लिखते हैं वो ब्राह्मी है और जो उर्दू लिखते हैं वो खरोष्ठी है। तक्षशिला से अरमाइक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख तथा कंधार के पास शेरकुना नामक स्थान से यूनानी तथा अरमाइक द्विभाषीय अभिलेख प्राप्त हुआ है। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। स्तंभ लेख 7 हैं, शिलालेख 13-14 थे, वो 14 थे। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है जो 6 विभिन्न स्थानों से पाषाण स्तंभों पर उत्कीर्ण पाए गए हैं। इन स्थानों का नाम है दिल्ली, टोपरा दिल्ली में भी है, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। यह स्तंभ लेख प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में पाया गया था। यह मध्ययुगीन सुल्तान फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया। फिरोज शाह तुगलक उसको सहारनपुर से उठा कहाँ ले आया? दिल्ली। इस पर अशोक के 7 अभिलेख उत्कीर्ण हैं। अशोक के लघु स्तंभ लेख इधर आ जाते हैं थोड़ा ब्रैकेट में। टोपरा उत्तर प्रदेश, मेरठ उत्तर प्रदेश, प्रयाग उत्तर प्रदेश, लौरिया अरेराज ये चंपारण, लौरिया नंदनगढ़ ये भी बिहार के चंपारण में, रामपुरवा ये भी बिहार के चंपारण। 3 चंपारण में और 3 यूपी में, टोपरा, मेरठ और प्रयाग में। दिल्ली मेरठ यह स्तंभ लेख पहले मेरठ में था जो बाद में फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया। लौरिया अरेरेजा, लौरिया नंदनगढ़ यह स्तंभ लेख बिहार राज्य के चंपारण जिले में। इस पर बैल की आकृति है, वेरी इंपॉर्टेंट। चंपारण वाले में बैल की आकृति है। नोट बसहा लघु शिलालेख। यह शिलालेख बिहार के कैमूर पहाड़ी में चांद क्षेत्र के बसहा में अवस्थित है। जो स्थान लोगों में मठ मुरिया और मुरमुरिया के नाम से प्रसिद्ध है। भारतीय पुरातत्व विभाग ने इसकी खोज 2009 में की थी। इतिहासकारों का मानना है कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म प्रचार के दौरान 256वीं रात गुजारी थी। अशोक के परवर्ती शासक। अब महान सम्राट अशोक चले गए, अब उनके बाद के शासक के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। मगध साम्राज्य के महान मौर्य सम्राट अशोक की मृत्यु के उपरांत अगले 5 दशक तक उनके निर्बल उत्तराधिकारी शासन संचालित करते रहे। जैन, बौद्ध तथा ब्राह्मण ग्रंथों में अशोक के उत्तराधिकारी के शासन के बारे में परस्पर विरोधी विचार पाए जाते। तीनों धर्म अलग अलग विचार लिखते हैं। पुराणों में यानी कि ब्राह्मण ग्रंथों में, पुराणों में अशोक के बाद 1 या 10 शासकों की चर्चा है, जबकि दिव्य बधान के अनुसार 6 शासकों ने अशोक के बाद शासन किया। अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य पश्चिमी और पूर्वी भाग में बंट गया। दोनों भाग अलग अलग हो गए, पश्चिमी भाग अलग, पूर्वी भाग अलग। पश्चिमी भाग पर कुणाल शासन करता जो कि पूर्वी भाग पर संप्रति शासन करता था। 170 ईसा पूर्व 170 ईसा पूर्व तक पश्चिमी भाग पर बैक्टीरियाई यूनानियों का पूर्ण अधिकार हो गया। बैक्टीरियाई यूनानी लोगों ने अधिकार कर लिया, लेकिन पूर्वी भाग पर दशरथ का राज्य कायम था। दशरथ नामक राजा पूर्वी भाग पर शासन करता रहा। इसकी हत्या करेगा पुष्यमित्र शुंग दशरथ की और शुंग वंश की स्थापना हो जाएगी। मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट बृहदत्त था। दशरथ के बाद बृहदत्त आएगा। दशरथ की हत्या नहीं हुई थी, बृहदत्त। 185 ईसा पूर्व में बृहदत्त की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी और शुंग वंश की स्थापना कर दी। उसने पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना कर दी 185 ईसा पूर्व में। दिव्य बदान के अनुसार अशोक के उत्तराधिकारी दशरथ, दिव्य बदान में जो लिखा हुआ है दशरथ, संप्रति, सलिसुक, देववर्मन, 7 धनुष और बृहदत्त के बाद शुंग वंश आ जाता है। बराबर एवं नागार्जुन की गुफाएं, अब इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। बराबर गुफाएं
सम्राट अशोक ने आजीवक संप्रदाय के बौद्ध भिक्षुओं के वर्षावास के लिए नागार्जुन पहाड़ी मतलब वर्षा में निवास करने के लिए किस धर्म के आजीवक संप्रदाय बराबर पहाड़ी के एकात्मक चट्टानों को कटवाकर दोनों में शैलकृत गुफाओं का निर्माण करवाया था। बिहार में गया के निकट बराबर की गुफाएं चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी गुफाएं हैं। इनमें ज़्यादातर का संबंध मौर्य काल से है। कुछ गुफाओं का अशोक के शिलालेखों को देखा जा सकता है। कुछ गुफाओं में अशोक के शिलालेख को देखा जा सकता है। ये गुफाएं बिहार के गया से करीब 24 किलोमीटर दूर वर्तमान में जहानाबाद जिले में स्थित है। मौर्य काल की ये गुफाएं जहानाबाद जिला में स्थित बराबर 4 गुफाओं, नागार्जुनी 3 गुफाओं के जुड़वा पहाड़ियों में स्थित है। बराबर गुफाओं में 1.6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नागार्जुनी पहाड़ी की गुफाओं को ही नागार्जुन गुफाएं कहा गया है। नेक्स्ट है कि चट्टानों को काटकर बनाए गए ये कक्ष अशोक 272 से 232 ईसा पूर्व उसके पौत्र दशरथ द्वारा निर्मित 3री सदी ईसा पूर्व से संबंधित हैं। यद्यपि वे स्वयं बौद्ध था, लेकिन एक धार्मिक सहिष्णुता की नीति के तहत उन्होंने विभिन्न जैन संप्रदायों को भी पनपने का अवसर दिया। उस समय ऐसा नहीं होता था कि हमारा धर्म नहीं मानोगे तो मार देंगे। इन गुफाओं का उपयोग आजीवक संप्रदाय के सन्यासियों द्वारा किया गया। इस संप्रदाय की स्थापना मोखली गोसाल द्वारा की गई थी, मक्खली गोसाल द्वारा, और ये अशोक के समय जो बौद्ध संगति हुई थी उसके अध्यक्ष भी थे। इसके अलावा इस स्थान पर चट्टानों में निर्मित बौद्ध और हिंदू मूर्तियां पाई गई हैं। बराबर पहाड़ी में 4 गुफाएं शामिल हैं। कर्ण चौपर कौन कौन से बराबर पहाड़ी में 4 गुफाएं कौन कौन सी हैं? कर्ण चौपर, लोमहर्ष ऋषि की गुफा, सुदामा और विश्व झोपड़ी। कुछ दिन पहले इसको तोड़ दिया गया था कोई निर्माण कार्य के लिए वहाँ पर। तो कर्ण चौपर, लोमहर्ष ऋषि गुफा और सुदामा और विश्व झोपड़ी। लोमस ऋषि का गुफा था वहाँ पर। इसे सुदामा और लोमस ऋषि गुफाएं चट्टानों को काटकर बनाई जाने वाली गुफाओं के वास्तुकला के सबसे आरंभिक उदाहरण है। इसे मौर्य काल में निर्मित वास्तुकला संबंधी विवरण मौजूद हैं। इसके बाद की सदियों में गुफा वास्तुकला महाराष्ट्र में पाए जाने वाले विशाल बौद्ध चित्रों के रूप में प्रतिबिंबित होता है, जैसे अजंता व कार्ले की गुफा। लोमस या लोमा ऋषि गुफा मेहराव की तरह के आकार वाली ऋषि गुफाएं एकास्म चट्टान को काटकर तराशकर बनाई गई हैं। द्वार के मार्ग पर हाथियों की एक पंक्ति स्तूप के स्वरूपों को और घुमावदार दरवाजे के ढांचे के साथ आगे बढ़ती हैं। गुफा के प्रवेश द्वार पर 2 शिलालेख मिलते हैं, जिनमें गुप्तोत्तर काल के मौखरी शासक सरदुल वर्मन एवं उनके पुत्र अनंत वर्मन का उल्लेख मिलता है। एक दूसरे ब्राह्मणी अभिलेख में इस जगह को गोरथगिरी नाम से उल्लेख किया गया है। सुदामा गुफा, यह गुफा 261 ईसा पूर्व मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बौद्ध भिक्षुओं को समर्पित की गई थी। इसमें एक आयताकार मंडप के साथ वृत्तीय मेहरावदार कक्ष बना हुआ है। कर्ण चौपर गुफा यह पॉलिश युक्त सतहों के साथ एक एकल आयताकार कमरे के रूप में बना हुआ है, जिसमें एक शिलालेख मौजूद है जो संभवतः 245 ईसा पूर्व के हैं। कुछ इतिहासकार इसे महाभारत कालीन भी मानते हैं कर्ण चौपर गुफा को। विश्व झोपड़ी गुफा, इसमें 2 आयताकार कमरे मौजूद हैं जो चट्टानों को काट कर बनाए गए हैं। आजीवकों को समर्पित इस गुफा में अशोक कालीन शिलालेख मिलते हैं। अपने शासन के 12वें वर्ष में इसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था, विश्व झोपड़ी गुफा का। नेक्स्ट है नागार्जुनी गुफाएं। नागार्जुन के आसपास की गुफाएं बराबर गुफाएं से छोटी एवं नई हैं। ये तीनों गुफाएं इस प्रकार हैं: गोपिका गुफा, वापियाक गुफा और वेदाथिक गुफा। गोपिका गुफा या नागार्जुन पहाड़ी के 3 महत्वपूर्ण गुफाओं में सबसे बड़ी गुफा है। शिलालेख के अनुसार इन्हें लगभग 232 ईसा पूर्व में दशरथ द्वारा आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों को समर्पित किया गया था। इस गुफा की छत मेहरावदार है। वापियाक गुफा यह भी अशोक के पौत्र दशरथ द्वारा निर्मित है, जिसे आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों को समर्पित किया गया था। वेदाथिक गुफा यह वापिका गुफा के निकट पश्चिम में स्थित है। यह भी आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों को ही समर्पित है। मौर्यकालीन प्रशासन बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूपीएससी में भी, बीपीएससी में भी, सब जगह। पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मेगास्थनीज की इंडिका, और मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा कहा है। इंडिका में इसका प्रशासन का वर्णन है और अर्थशास्त्र में तो है ही। और पाटलिपुत्र को क्या कहा है उसने? पोलीब्रोथा। भारत में सर्वप्रथम मौर्य शासन काल में ही राष्ट्रीय राजनीतिक एकता स्थापित हुई थी, यानी कि संपूर्ण भारत को एक किया गया था राजनीतिक सांस्कृतिक रूप से, राजनीतिक रूप से मेनता। मौर्य प्रशासन में सत्ता का सुदृढ़ केंद्रीयकरण था, परंतु राजा निरंकुश नहीं होता था।
मौर्य काल में गणतंत्र का ह्रास हुआ और राजतंत्रात्मक व्यवस्था सुदृढ़ हुई। कौटिल्य ने राज्य के सप्तांग सिद्धांत के तहत 7 अंग निर्दिष्ट किए, जो हमने ऊपर पढ़े थे। राज्य, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र, ये 7 अंग हैं राज्य के। केंद्रीय प्रशासन, अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी को तीर्थ कहा जाता था, सबसे ऊपर, जैसे अभी सचिव लोग होते हैं उस हिसाब से तीर्थ कहा जाता है। इनकी संख्या 18 होती थी। कितने सचिव होते हैं जोड़ लेना, उस समय तीर्थ की संख्या 18 होती थी। अधिकतर स्थानों पर इन्हें महामात्य की संज्ञा दी गई है। सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ या महामात्य मंत्री एवं पुरोहित थे। सबसे बड़े कौन थे, मंत्री और पुरोहित। सैन्य व्यवस्था में चलते हैं, हम देखते हैं। उससे पहले ब्रैकेट देखते हैं क्या है। ये अलग अलग प्रांत जो थे मौर्य काल में, उनकी राजधानियाँ दी। प्राच्य, पूर्व वाला, इसके राजधानी पाटलिपुत्र बिहार में। उत्तरापथ, इसकी राजधानी तक्षशिला, अभी पाकिस्तान में है, पेशावर के पास, पाकिस्तान। दक्षिणापथ, ये सुवर्णगिरी, आंध्र प्रदेश में है ये जगह। अवंती राष्ट्र, उज्जैनी, ये मध्य प्रदेश में है, उज्जैन। कलिंग, तोसली राजधानी थी इसकी, उड़ीसा में था। ये सभी प्रांत थे उस समय, जैसे भी बिहार, यूपी, उत्तर प्रदेश, ऐसे प्रांत है ना, वैसे ही अलग अलग प्रांत थे। सैन्य व्यवस्था 6 समितियों में विभक्त सैन्य द्वारा निर्दिष्ट थी। 6 समितियों में प्रत्येक समिति में 5 सैन्य विशेषज्ञ होते थे। कौन कौन सी सेना थी, पैदल सेना, अश्वसेना, गज सेना, रथ सेना और नौसेना। पैदल चलने वाले घोड़ा पर, हाथी पर, रथ पर, और नौसेना। नौसेना क्यों थी, क्योंकि पटना के आसपास बहुत सारी नदियां हैं, तो इसलिए नौसेना को भी रखते थे। सैनिक प्रबंध का सर्वोच्च अधिकारी अनंतपाल कहलाता था। कौन कहलाता था, अंतपाल कहलाता था। क्या कहलाता था, अंतपाल। यह सीमांत क्षेत्रों का भी व्यवस्थापक होता था। मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना 6 लाख पैदल, 50,000 अश्वरोही, 9,000 हाथी, 800 रथों से सुसज्जित थी। थोड़ा सा अतिशक्ति हो सकती है, लेकिन इसी के आसपास रही होगी। पूरे भारत पर राज करने के लिए इतनी सेना तो चाहिए ही थी। ये रहा उसके पूरे साम्राज्य का मैप। देख लेते कौन कौन सी जगह कहाँ है, एक बार देख लेना, एक नज़र मार लेना बस। प्रांतीय प्रशासन, चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन संचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में विभाजित किया। प्रांतों को चक्र भी कहा गया। क्या कहा गया, चक्र। इन प्रांतों का शासन सम्राट के प्रतिनिधि द्वारा संचालित होता था। सम्राट अशोक के काल में प्रांतों की संख्या 5 हो गई, पहले 4 था, अब 5 हो गई। प्रांत या चक्रों का प्रशासन राजवंशीय राजकुमार नामक पदाधिकारियों द्वारा होता था। राजवंशीय कुमार नामक अधिकारी द्वारा प्रांतों का प्रशासन होता था। कुमार मात्य की सहायता के लिए प्रत्येक प्रांत में महामात्र नामक अधिकारी होते थे। शीर्ष पर साम्राज्य का केंद्रीय प्रभाग, तत्पश्चात प्रांत आहार विषय में विभक्त था। ठीक है। ग्राम प्रशासन निम्न इकाई थी। सबसे नीचे प्रशासन की इकाई कौन सी थी, ग्राम ही थी, अभी भी वही होती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। आहार विषयपति के अधीन होता था। आहार जिले के प्रशासनिक अधिकारी स्थानिक था। कौन था जिले का प्रशासनिक अधिकारी, स्थानिक। जैसे अभी कलेक्टर होते हैं उस समय स्थानिक होता था। गोप 10 गांव की व्यवस्था करता था। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य शासन का नगरीय प्रशासन 6 समितियों में विभक्त था। नगर का प्रशासन करने के लिए 6 समितियां थी, ऐसा मेगास्थनीज कहता है। देख लेंगे आगे सब। नगरीय प्रशासन, अब आ जाओ। नगरीय प्रशासन में जिसकी 6 समितियां करती थी मेगास्थनीज के अनुसार, नगर में अनुशासन बनाए रखने के लिए तथा अपराधों को नियंत्रण रखने हेतु व्यवस्था थी, जिसे रक्षित कहा गया। जैसे पुलिस होती है वैसे ही रक्षित था। यूनानी स्रोतों से ज्ञात होता है कि नगर प्रशासन में 3 प्रकार के अधिकारी होते थे। कौन कौन से, एग्रोनोमई जिसको जिलाधिकारी कहा जाता है, एंटीनोमई जिसको नगर आयुक्त कहा जाता है, और सैन्य अधिकारी। ठीक। अब देखते हैं समितियां। कौन कौन सी 6 समितियां थी। प्रथम समिति उद्योग व शिल्प का निरीक्षण करती थी शहर में। द्वितीय समिति विदेशियों की देखरेख कर, जो विदेश से लोग बाहर आते थे नगरों में। तृतीय समिति जनगणना का काम करती, कितने लोग हैं नगर में। चतुर्थ समिति व्यापार वाणिज्य की व्यवस्था करती थी। 5वीं समिति विक्रय की व्यवस्था निरीक्षण करती। 6वीं समिति बिक्री कर का व्यवस्था करती थी। मौर्यकालीन मंत्रिपरिषद, मंत्री, प्रधानमंत्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज राजपुत्र, दैवारिक राजकीय द्वार का रक्षक होता था। अंतर्वैश्विक ये अंतःपुरा का अध्यक्ष होता था। समाहर्ता ये राजस्व का संग्रह करता होता था। इसीलिए आज भी कलेक्टर को समाहरणालय बोलते हैं,
क्योंकि कलेक्टर का मतलब होता है राजस्व कलेक्ट करने वाला, कलेक्टर। सन्निधाता राजकीय कोष का अध्यक्ष। प्रशस्ता कारागार का अध्यक्ष। प्रदिष्टि कमिश्नर। पौर नगर का कोतवाल। व्यवहारिक प्रमुख न्यायाधीश। नायक नगर रक्षा का अध्यक्ष। कर्मांतिक उद्योग और कारखानों का अध्यक्ष। दंडपाल सेना का सामान एकत्र करने वाला। दुर्गपाल दुर्ग की रक्षा करने वाला। अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। मौर्यकालीन विभागाध्यक्ष, अलग अलग विभाग के अलग अलग अध्यक्ष होते थे, वो है अक्षपाटलाध्यक्ष, ये लेख विभाग का प्रधान होता था। अक्षपाटलाध्यक्ष। सीताध्यक्ष कृषि विभाग का प्रधान, बहुत बार पूछा है। सीताध्यक्ष कृषि विभाग का प्रधान। अकराध्यक्ष खनिज विभाग का प्रधान। लक्षणाध्यक्ष टकसाल का प्रधान, टकसाल जहाँ सिक्कों की छपाई होती, सिक्का बनते थे। लवणाध्यक्ष नमक से संबंधित विभाग था एक। विविताध्यक्ष चारागाह का अध्यक्ष। नवाध्यक्ष नाव और जहाज़ों का अध्यक्ष, नाम से पता चल जाता है। पत्तन होगा तो बंदरगाह। अंतपाल अभी हमने पढ़ा, सीमा प्रदेश की देखभाल करने वाला अंतपाल होता था। पौतवा अध्यक्ष क्या होता था? बांट एवं माप विभाग का अध्यक्ष होता था। सूत्राध्यक्ष कताई बुनाई विभाग का अध्यक्ष। सूनाध्यक्ष बूचर खाने का अध्यक्ष होता था, सूनाध्यक्ष। गणिकाध्यक्ष ये वेश्याओं के विभाग का अध्यक्ष था। बंद कराध्यक्ष ये जेल खानों का अध्यक्ष था, बंद कराध्यक्ष। मौर्य साम्राज्य का बौद्ध धर्म के साथ संबंध। मौर्य साम्राज्य का बौद्ध धर्म के साथ संबंध अन्योन्याश्रय है, अन्योन्याश्रय संबंध होता है, रहा है। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद अहिंसा और शांति का अनुगामी बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर बुद्धम शरणम गच्छामि यानी कि बौद्ध के शरण में चले गए। धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, बुद्ध धम्म और संघ तीनों के शरण में चले गए और जियो और जीने दो जैसे लोक कल्याणकारी आदर्शों को अपने राजधर्म में शामिल कर लिया। मतलब जियो और जीने दो। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अशोक ने बौद्ध नीतियों एवं उनके आदर्शों के प्रचार प्रसार के लिए भारत के बाहर कई देशों में अपने धम्म महामात्रों को भेजा। यहाँ तक कि इसके प्रचार के लिए अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भी लगाया। सारनाथ में संरक्षित सारनाथ सिंह स्तंभ में चतुर्सिंह के नीचे भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित 4 पशुओं हाथी, घोड़ा, बैल और सिंह शेर की आकृतियाँ उत्कीर्ण हैं। इनमें हाथी, वो जो सारनाथ में है, इनमें हाथी बुद्ध के गर्भस्थ, जब भगवान बुद्ध गर्भ में आए उनके होने का वो संकेत है। बैल उनके जन्म का, अश्व उनके गृह त्याग का और सार्वभौम सत्ता का प्रतीक है। सार्वभौम सत्ता का प्रतीक कौन है? अश्व। सिंह है किसका? सार्वभौम सत्ता का। सॉरी, सिंह जो है वो सार्वभौम सत्ता का बुद्ध भगवान का प्रतीक है। अश्व किसका है? गृह त्याग का। सार्वभौम सत्ता का प्रतीक सिंह है, सार्वभौम सत्ता का प्रतीक सिंह है। इसे सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध द्वारा धर्म चक्र प्रवर्तन यानी प्रथम उपदेश देने की ऐतिहासिक घटना के स्मृति में बनवाया था। कई बौद्ध स्थापत्यों में सांची, भरहूत, सारनाथ जैसे प्रमुख स्तूपों के अलावा अनेक बौद्ध विहारों का निर्माण मौर्य राजाओं द्वारा किया गया था। बौद्ध भिक्षुओं के वर्षावास अथवा विश्राम स्थल बिहार के रूप में बरावर और नागार्जुनी पहाड़ियों में कई रॉक कट गुफाओं का निर्माण किया गया। मौर्योत्तर काल में बिहार, ठीक है, मौर्योत्तर काल में बिहार, ठीक। मौर्यों के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या कर 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में विदिशा का विजय अभियान उसके पुत्र अग्निमित्र द्वारा संपन्न हुआ, जिसमें उसने यूनानियों पर विजय प्राप्त की। शुंग काल में राजधानी पाटलिपुत्र थी, लेकिन बाद में विदिशा ने उसका स्थान ले लिया। पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण होने के नाते 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया, जिसमें पतंजलि पुरोहित थे। पतंजलि पुरोहित थे। पतंजलि की किताब का क्या नाम है? महाभाष्य। महाभाष्य ये एक टीका है, महाभाष्य टीका है एक महाभाष्य। महाभाष्य नामक ग्रंथ पतंजलि ने लिखा। ये टीका है किस पे? अष्टाध्यायी, जो पाणिनि जी ने लिखा है ना, अष्टाध्यायी, इसी पर टीका है। पाणिनि की अष्टाध्यायी पर टीका है महाभाष्य। शुंग काल में ही पाटलिपुत्र पर यवन आक्रमणकारी डेमेट्रियस का आक्रमण हुआ। पुष्यमित्र ने सेनानी की उपाधि धारण की। दीर्घकाल तक मौर्यों की सेना का सेनापति होने के कारण वह इसी रूप में विख्यात था। राजा बन जाने के बाद उसने यह उपाधि बनाए रखी। पुष्यमित्र शुंग के पश्चात इस वंश में 9 शासक हुए,
जिनमें प्रमुख थे अग्निमित्र, वसुज्येष्ठ, वसुमित्र, भद्रक, भागवत और देवभूमि। शुंग काल में संस्कृत भाषा ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान हुआ। मनुस्मृति के वर्तमान स्वरूप की रचना शुंग काल में ही हुई। मनुस्मृति की रचना उसी समय हुई। पुष्यमित्र शुंग ने मगध साम्राज्य पर अपना अधिकार जमाकर जहां एक ओर यवनों के आक्रमण से देश की रक्षा की, वहीं दूसरी ओर अपने साम्राज्य में वैदिक धर्म एवं आदर्श की स्थापना की, जो अशोक के शासनकाल में उपेक्षित हो गए थे। इस कारण इस काल को वैदिक धर्म ब्राह्मण धर्म पुनर्जागरण का काल कहा जाता है। वैदिक धर्म का फिर से पुनरुत्थान हुआ। विद्वानों के अनुसार शुंग काल में ही महाभारत के शांति पर्व तथा अश्वमेघ यज्ञ में परिवर्तन हुआ। पुष्यमित्र ब्राह्मण धर्मावलंबी होने के नाते बौद्ध धर्मावलंबियों पर बहुत अत्याचार किया। ऐसा बौद्ध ग्रंथ बहुत सारे लिखते हैं कि उसने 84,000 स्तूपों को नष्ट करवा दिया। उसने कुछ बौद्धों को अपना मंत्री भी नियुक्त कर रखा था। पुराणों के अनुसार पुष्यमित्र ने 36 वर्षों तक शासन किया। इस प्रकार उसका काल 148 ईसा पूर्व तक माना जाता है। पुष्यमित्र का साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में बरार तक, पश्चिम में पंजाब से लेकर पूर्व में मगध तक फैला हुआ था। पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र अग्निमित्र शासक बना। कालिदास रचित नाटक मालविका अग्निमित्रम में अग्निमित्र के रूप में इसी की चर्चा है। ये जो अग्निमित्र शासक है, इसी की इस कालिदास जी के नाटक में चर्चा है। पुष्यमित्र शुंग के प्रयास से ही पाणिनि के अष्टाध्यायी जैसे दुरंत ग्रंथ पर पतंजलि ने महाभाष्य लिखा। प्रसिद्ध व्याकरण शास्त्री और अष्टाध्यायी के रचयिता पाणिनि मनेर पटना के निवासी थे। ये बहुत विवादित है। पाणिनि जी को बोला जाता है कि वो मनेर पटना के निवासी थे, जबकि कई जगह बोला जाता है कि वो अफगानिस्तान के रहने वाले थे। अफगानिस्तान अत्यधिक जो बहुत सारे बुक हैं अच्छे इतिहास के, उसमें इनको अफगानिस्तान का ही माना जाता है। इसलिए इस लाइन पर मुझे डाउट है, तुम भी देख लेना एक बार सर्च करके। शुंग वंश के 9 शासक भागभद्र भागवत के शासन काल के 14वें वर्ष में तक्षशिला के यवन शासक एंटियालकोटस का राजदूत हेलियोडोरस ने विदिशा में वासुदेव के सम्मान में गरुड़ स्तंभ स्थापित किया था। हेलियोडोरस ने विदिशा में गरुड़ स्तंभ बनवाया था वासुदेव भागवत धर्म के सम्मान में। वासुदेव कृष्ण शुंग काल में पाषाण शिल्प स्थापत्य का स्वरूप ग्रहण कर साकार होकर अपने शिखर तक पहुंचा। पाषाण शिल्प पत्थर का, बोध गया का स्तूप, वेष्टिनी, वेदिकाएं, तोरण द्वार इसके प्रमाण है। ये सब पत्थर के बने हुए हैं। शुंग काल के अनमोल थाती बुलंदी बाग से प्राप्त स्तंभ है, जिस पर अंकित नाग पुष्प शिल्प धार्मिक अभिप्राय और मान्यता का बेजोड़ प्रतिबिंब है। इसका संबंध पूजन से है। बोध गया के विशाल मंदिर के चारों ओर एक छोटी पाषाण वेदिका मिली है, पत्थर की वेदिका। इसका निर्माण भी शुंग काल में हुआ। इसमें कमल, राजा रानी, पुरुष, पशु, बोधि वृक्ष, छत्र, त्रिरत्न, कल्प वृक्ष आदि प्रमुख हैं। शुंगकालीन समाज में बाल विवाह का प्रचलन था। कन्याओं का विवाह 8 से 12 वर्ष की आयु में किया जाने लगा था। शुंग शासक भागभद्र के दरबार में यूनानी राजदूत हेलियोडोरस आया था। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। कण्व वंश शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की 75 ईसा पूर्व हत्या करके उसके सचिव वासुदेव ने मगध पर कण्व वंश की स्थापना की। वासुदेव के पश्चात भूमिदेव, नारायण तथा सुशर्मा शासक बने। वासुदेव 9 वर्ष तक शासक रहा। इस वंश की जानकारी के एकमात्र स्रोत पुराण है। कण्व वंश का कण्व कौन थे? ब्राह्मण थे। इनके शासनकाल में मगध राज्य संभवतः पाटलिपुत्र, फिर से चले शुरू करते हो, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था। इनके शासनकाल में मगध राज्य संभवतः पाटलिपुत्र के क्षेत्र तक ही सीमित हो गया था तथा इसके बाद मगध का राजनीतिक महत्व लगभग समाप्त हो गया था। कण्व वंश के अंतिम शासक को आंध्र सातवाहनों ने अपदस्थ कर दिया। अगला है कुषाण वंश। कुषाण वंश की स्थापना 100 ईसा पूर्व में कुजुल कटफिसस ने किया था। कुजुल कटफिसस की मृत्यु के बाद भीम कटफिसस राजा बना। भीम ने स्वर्ण और तांबे के सिक्के चलवाए, जिन पर शिव, नंदी, त्रिशूल की आकृतियां मिली हैं। भीम कटफिसस के बाद कनिष्क कुषाण वंश का राजा बना। कुषाण वंश का सर्वाधिक प्रतापी और शक्तिशाली राजा कनिष्क हुआ। कनिष्क ने पुरुषपुर, पेशावर, पाकिस्तान को अपनी राजधानी बनाया। इसकी दूसरी राजधानी मथुरा थी। कनिष्क की दूसरी राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने 78 ईसा पूर्व में एक संवत चलाया जो शक संवत कहलाया, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। 78 ईसा पूर्व में कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। कौन सा? महायान। और पूरे उत्तर में जहाँ जहाँ चीन, मंगोलिया, इन सब में
महायान धर्म को खूब प्रसारित किया था इसने। गांधार शैली, मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ। इसमें बुद्ध भगवान की मूर्ति बनी है गांधार शैली में। मथुरा शैली में बुद्ध और ब्राह्मण दोनों धर्म के बने हैं। श्री धर्मपिटक निदान सूत्र के चीनी अनुवाद से ज्ञात होता है कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर वहां के शासक को हराकर हरजाना के रूप में मगध के प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष तथा बुद्ध का भिक्षा पात्र ले गया था वो पाटलिपुत्र से। अश्वघोष ने बुद्ध चरित, सूत्र अलंकार अश्वघोष ने बुद्ध चरित, सूत्र अलंकार और सौंदरानंद जैसे ग्रंथों की रचना की। बहुत बड़े विद्वान थे। चतुर्थ बौद्ध संगति में अध्यक्ष भी थे। कनिष्क के दरबार में पार्स, वसुमित्र अश्वघोषी थे। चतुर्थ बौद्ध संगति में अध्यक्ष अश्वघोष जैसे बौद्ध दार्शनिक, नागार्जुन जैसे विद्वान और चरक जैसे चिकित्सक विद्वान थे। बहुत बड़े बड़े विद्वान थे उस समय। चरक कुषाण वंशीय कनिष्क के दरबार में जाने माने चिकित्सक थे। इनके द्वारा चिकित्सा शास्त्र पर एक ग्रंथ लिखा गया जिसको चरक संहिता कहा जाता है। कनिष्क कुल का अंतिम महान सम्राट वासुदेव था। नेक्स्ट है गुप्त काल में बिहार। मौर्य काल के पतनोपरांत दीर्घ काल तक भारतवर्ष किसी एक वंश के शासन के अधीन नहीं था। इस कमी को गुप्त शासकों ने पूरा किया। लगभग संपूर्ण भारत को एक राजनीतिक व्यवस्था का अधीन कर विज्ञान, गणित, इन सब में बहुत उन्नति हुई। इस समय में पहले पॉइंट पर आ जाते हैं। भारत के इतिहास में गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, गोल्डन एज बोला जाता है। गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी सदी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ। गुप्त वंश का प्रारंभिक राज आधुनिक उत्तर प्रदेश और बिहार में था। गुप्त कुषाणों के सामंत थे। जैसे ही कुषाण कमजोर हुए तो गुप्त उदय हो गए। प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र गंगा का मैदान था, क्योंकि इसी क्षेत्र में गुप्त साम्राज्य का उद्भव हुआ। मौर्य वंश के पतन के पश्चात नष्ट हुई राजनीतिक एकता को पुनर्स्थापित करने का श्रेय गुप्त वंश को है। गुप्त साम्राज्य की नींव तीसरी शताब्दी के उत्तरार्ध में पड़ी तथा उत्थान चौथी शताब्दी के पूर्वार्ध में हुआ। इस वंश के शासकों का विवरण निम्न प्रकार है। श्रीगुप्त प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार गुप्त वंश की स्थापना 275 ईसा पूर्व में श्रीगुप्त ने की। श्रीगुप्त ने अयोध्या तथा उसके पूर्व में एक सारनाथ क्षेत्र पर 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक शासन किया। श्रीगुप्त के पश्चात 280 ईस्वी से 319 तक उसके पुत्र घटोत्कच ने शासन किया। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच ने 280 से 319 ईस्वी तक शासन किया और महाराजा की उपाधि धारण की थी। ये सबसे बड़ा है। प्रभावती गुप्त के पूना और रिद्धपुर ताम्रपत्र अभिलेखों में घटोत्कच को गुप्त वंश का प्रथम राजा बताया गया प्रभावती गुप्त के द्वारा। चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 335 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त गुप्त वंशावली में सबसे पहला स्वतंत्र शासक था। स्वतंत्र यानी कि ये किसी के अधीन नहीं था। चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। पुराणों तथा प्रयाग प्रशस्ति से चंद्रगुप्त प्रथम के राज्य के विस्तार के विषय में जानकारी मिलती है। कुमार देवी के साथ विवाह संबंध करके चंद्रगुप्त प्रथम ने वैशाली राज्य प्राप्त किया। चंद्रगुप्त प्रथम ने कौशाम्बी तथा कौशल के राज्यों को जीतकर अपने राज्य में लाया तथा साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापित किया। गुप्त साम्राज्य की राजधानी को पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त प्रथम ने स्थापित किया। गुप्त वंश में सर्वप्रथम चंद्रगुप्त प्रथम ने ही सोने के सिक्के चलाए गुप्तों में। इस सिक्कों पर एक तरफ चंद्रगुप्त और कुमार देवी राजा रानी के चित्र बने हुए हैं, जबकि दूसरी तरफ लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त 335 से 375 ईस्वी तक। समुद्रगुप्त का जन्म लक्ष्मी राजकुमारी कुमार देवी के गर्भ से हुआ। इसे पर क्रमांक कहा गया। इसकी उपाधि थी पर क्रमांक। लिच्छवी दौहित्र भी थी, यानी कि लिच्छवी जो था इसका नानी का घर था। समुद्रगुप्त का शासनकाल राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से गुप्त साम्राज्य के उत्कर्ष का काल माना जाता है। बहुत बड़ा योद्धा था, बहुत बड़ा विजेता। हरिसेन समुद्रगुप्त का मंत्री एवं दरबारी कवि था। हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के राज्यरोहण और विजय तथा साम्राज्य विस्तार के संबंध में जानकारी मिलती है। प्रयाग प्रशंसा जो है, प्रयाग प्रशस्ति प्रयाग में लिखा गया है, स्तंभ पत्थर पर लिखा गया है वहाँ पर, ठीक। उसमें इसके बारे में समुद्रगुप्त के बारे में सब जानकारी मिलती है। किसने लिखा है? वो हरिसेन ने लिखा है। बाणभट्ट का जन्म बिहार के औरंगाबाद जिले के हंसपुरा प्रखंड में हुआ था। समुद्रगुप्त ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त के लगातार विजय अभियान को देखते हुए B.A. स्मिथ ने उसे भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी। ऐसा नहीं मानना चाहिए, अपनी बेसिक मानसिकता होती है। नेपोलियन बहुत बाद में आया, समुद्रगुप्त बहुत पहले था।
समुद्रगुप्त एक असाधारण सैनिक योग्यता वाला उच्च कोटि का विद्वान, विद्या का उदार संरक्षक था। उसे कविराज भी कहा जाता है। वैसे याद करने के लिए याद कर लो, पूछता है कितनी बार। भारत का नेपोलियन किसको संज्ञा दी गई थी? तो समुद्रगुप्त को। B.A. स्मिथ नामक एक अंग्रेजी इतिहासकार था, उसने दिया था। समुद्रगुप्त एक महान संगीतज्ञ था जिसे वीणा वादन का भी शौक था। एक सिक्के पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया। इसने प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुबंधु को अपना मंत्री नियुक्त किया था। काव्य अलंकार सूत्र में समुद्रगुप्त का नाम चंद्र प्रकाश मिलता है। समुद्रगुप्त ने विशाल साम्राज्य का निर्माण किया जो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण विंध्य पर्वत तक, पूर्व में बंगाल की खाड़ी से पश्चिम में पूर्वी मालवा तक विस्तारित था। पूर्वी मालवा कहाँ गया? मध्य प्रदेश और राजस्थान का भाग। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य 380 से 312 ईस्वी 412 ईस्वी 380 से 412। समुद्रगुप्त के पश्चात गुप्त वंशावली में चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम उल्लिखित है। हालांकि इन दोनों शासकों के बीच रामगुप्त नामक एक दुर्बल शासक का अस्तित्व का भी पता चलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम देव, देवगुप्त, देवराज, देवश्री आदि है। उसने विक्रमादित्य, विक्रमांक, परम भागवत आदि उपाधियां धारण की। उसने नागवंश, वाकाटक और कदम्ब राजवंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। चंद्रगुप्त द्वितीय ने नाग राजकुमारी कुबेर नाग के साथ विवाह किया जिससे एक कन्या प्रभावती गुप्त पैदा हुई। चंद्रगुप्त द्वितीय ने 389 ईस्वी में शक राजा रुद्र सिंह पर विजय प्राप्त करने के उपरांत विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। देवी चंद्रगुप्तम, विशाख दत्त एवं हर्ष चरित्र में चंद्रगुप्त द्वितीय को सकारी कहा गया है। ऐसा शकों पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में कहा गया। किसको कहा गया है? चंद्रगुप्त द्वितीय को शकों पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में सकारी कहा गया। और देवी चंद्रगुप्तम में विशाख दत्त जो लिखा है उसमें भी कहा गया। आगे बढ़ते हैं। वाकाटकों का सहयोग पाने के लिए चंद्रगुप्त ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ कर दिया और फिर वाकाटक और गुप्त मिलकर इन्होंने शकों को खत्म कर दिया। उसने प्रभावती गुप्त के सहयोग से गुजरात और कठियावाड़ा पर विजय प्राप्त की। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ही फाहियान नामक चीनी यात्री भारत आया था। ह्वेनसांग किसके समय में आया था? जरा बताना मुझे। फाहियान का यात्रा वृतांत फो क्योंकि में गुप्तकालीन भारतीय संस्कृति का सुंदर वर्णन मिलता है। समुद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात उसके अनेक गणराज्यों द्वारा अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी गई थी। तत्पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय ने इन गणराज्यों को पुनः विजित कर गुप्त साम्राज्य का अधीन कर दिया। अपनी विजय के परिणाम स्वरूप चंद्रगुप्त द्वितीय ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। उसका साम्राज्य पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में बंगाल तक, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक विस्तृत था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में उसकी प्रथम राजधानी पाटलिपुत्र और द्वितीय राजधानी उज्जैनी थी। चंद्रगुप्त द्वितीय का काल कला और साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। उसके दरबार में नवरत्नों की एक मंडली होती थी जिसमें विभिन्न विधाओं के विशेषज्ञ होते थे। कालिदास जैसे महान विद्वान इसी के दरबार में थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न धन्वंतरी। अब कौन कौन है नवरत्न? धन्वंतरी। नवरत्नों में इनका स्थान सर्वोपरि है। ये एक प्रसिद्ध वैद्य थे। इनके रचित 9 ग्रंथ पाए गए हैं। ये सभी आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र से संबंधित हैं। रोग निदान, वैद्य चिंतामणि, विद्या प्रकाश चिकित्सा, ये सभी बुक इंपॉर्टेंट हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट में आते हैं। धन्वंतरी निघंटु, वैद्यक भास्करोदय, चिकित्सा सार संग्रह इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। चिकित्सा में ये बड़े सिद्ध हस्त थे। इनका काम युद्ध में घायल सैनिकों की शल्य चिकित्सा देना था। ये सुश्रुत संहिता के रचयिता, सुश्रुत के गुरु भी थे। सुश्रुत के गुरु थे धन्वंतरी। छपनक ये एक सन्यासी थे। इन्होंने कुछ ग्रंथ लिखा जिसे भिक्षाटन की ही उपलब्ध बताया जाता है। छपनक जी का एक ग्रंथ है भिक्षाटन जो उपलब्ध है अभी। अमर सिंह ये प्रखंड विद्वान थे। प्रकांड विद्वान बहुत बड़े। इनका प्रमुख ग्रंथ अमर कोश है जिसे विश्व का पहला समानांतर कोश कहा जाता है। इस कोश में करीब 10,000 नाम है। शंकु, इनका पूरा नाम शंकुक है। इनका एक ही काव्य ग्रंथ भुवना अभ्युदम बहुत प्रसिद्ध रहा। भुवना अभ्युदम। इनको संस्कृत का प्रकांड विद्वान माना था। शकु को वेताल भट्ट, विक्रम और बेताल की कहानी जगत प्रसिद्ध है। ये बेताल पंचविंशति के रचयिता थे। पंचविंशति के रचयिता हैं ये बेताल भट्ट। बेताल का जो कहानी है, बेताल पचीसी से यह सिद्ध होता है कि राजा विक्रमादित्य के वर्चस्व से बेताल भट्ट कितने प्रभावित थे। इन्होंने विक्रम बेताल के माध्यम से विक्रमादित्य के साहस और पराक्रम की कथाओं में पिरोया है। घटक पर ये विक्रमादित्य के नवरत्नों में संस्कृत के ज्ञाता थे। संस्कृत के यमक और अनुप्रास के विशेष ज्ञाता थे। इनकी रचना का नाम
घटखरपर काव्यम है। इनका दूसरा ग्रंथ नीति सार है। कालिदास, ऐसा माना जाता है कालिदास सम्राट विक्रमादित्य के प्राण प्रिय कवि थे। इन्होंने भी अपने ग्रंथों में विक्रम के व्यक्तित्व का उज्ज्वल स्वरूप निरूपित किया है। वह न केवल अपने समय के अप्रियतम साहित्यकार थे, अपितु आज तक भी कोई उन जैसा अप्रियतम साहित्यकार उत्पन्न नहीं हुआ। उनके 4 काव्य 3 नाटक काफ़ी प्रसिद्ध हैं। इनको विश्व कवि कहा जाता है। कालिदास जी को अभिज्ञान शकुंतलम उनकी सर्वोत्कृष्ट रचना मानी जाती है। अभिज्ञान शकुंतलम जो है वो सर्वोत्कृष्ट संरचना उनकी रचना है। और भी बहुत सारी किताबें हैं। वाराह मिहिर, ये प्राचीन भारत के एक प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। इन्होंने अनेक ग्रंथों का प्रणयन किया है। इन्होंने सूर्य सिद्धांत, वृहजात्रिका, बृहत संहिता, पंच सिद्धांतिका, विवाह पटल, लघु जातक, योग यात्रा आदि प्रमुख रचनाएं हैं। वररुचि, कालिदास के भांति ही वररुचि भी अन्यतम काव्यकर्ताओं में गिने जाते हैं। पात्र कौमुदी, सुदीकित, कर्णामृत, सुभाषिता वाणी इनकी प्रमुख रचनाओं में जानी जाती है। नोट: चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों के अलावा इतिहास में सम्राट अकबर के नवरत्न, शिवाजी के अष्टप्रधान के नाम से विशेष कैबिनेट रखने की चर्चा मिलती है। वर्तमान संदर्भ में किचन कैबिनेट और कैबिनेट सरकार के अंदर होता है, वह उस समय के नवरत्नों जैसा ही होता है। नेक्स्ट है कुमारगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त द्वितीय के पश्चात उसका पुत्र कुमारगुप्त प्रथम सिंहासन पर बैठा। वह चंद्रगुप्त द्वितीय के पत्नी ध्रुव देवी से उत्पन्न सबसे बड़ा पुत्र था, जबकि गोविंदगुप्त उसका छोटा भाई था। कुमारगुप्त के शासन का वर्णन उसके मंदसौर अभिलेख से मिलता है। सबके एक एक अभिलेख जरूर याद रखना मिलता है, जिसकी रचना वत्स भट्टी ने की है। मंदसौर अभिलेख की रचना वत्स भट्टी ने की है। प्रयाग प्रशस्ति की हरिसेन ने की है, जो समुद्रगुप्त का है। यशोधर्मन का विजय स्तंभ भी कहा जाता है इसको। मंदसौर अभिलेख को यशोधर्मन का विजय स्तंभ भी कहा जाता है। कुमारगुप्त प्रथम का शासन शांति और सुव्यवस्था का काल था। साम्राज्य की उन्नति पराकाष्ठा पर थी। गुप्त सेना ने पुष्यमित्रों को बुरी तरह प्रभावित किया था। कुमारगुप्त ने अपनी विशाल साम्राज्य की पूरी तरह रक्षा की, जो उत्तर में हिमालय से दक्षिण में नर्मदा तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में अरब सागर तक विस्तृत था। कुमारगुप्त प्रथम का अभिलेख या मुद्राओं से ज्ञात होता है कि उसने महेंद्र कुमार, श्री महेंद्र, महेंद्रादित्य आदि उपाधियां धारण की थी। कुमारगुप्त प्रथम स्वयं वैष्णव धर्मानुयायी था। पूरे गुप्त ही एक्चुअली वैष्णव के ही थे, वैष्णव धर्म के। तो उनके सिक्कों पर गरुड़ वगैरह सब मिलता है, किंतु उनके धार्मिक सहिष्णुता की नीति का पालन किया। कुमारगुप्त के सिक्कों से पता चलता है कि उसने अश्वमेघ यज्ञ किया था। गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त के ही प्राप्त हुए। सबसे ज़्यादा किसके प्राप्त होते हैं? अभिलेख कुमारगुप्त के। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसमें अधिकाधिक संख्या में मयूर आकृति की रजत मुद्राएं प्रचलित हैं। मयूर आकृति की इन मुद्राओं को दीनार कहा गया है। मयूर आकृति की रजत यानी कि चांदी की मुद्राएं प्रचलित हैं। इनको क्या कहा गया है? दीनार। गुप्त काल के चांदी की मुद्राएं हैं ये। कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में दुनिया के प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में से एक नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कुमारगुप्त ने। सबसे बड़ी देन थी इनकी ये। इसमें विभिन्न विषयों के 10,000 से अधिक छात्र अध्ययन करते थे नालंदा विश्वविद्यालय में। नालंदा विश्वविद्यालय का विशाल पुस्तकालय था, जिसके प्रमुख भाग थे रत्नरंजक, रत्न सागर, रत्नोदय, ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध भी कहा जाता है इसको। महायान बौद्ध की शिक्षा दीक्षा यहाँ पर होती थी, महायान की। नालंदा विश्वविद्यालय की पहचान खोज सर्वप्रथम कनिंघन द्वारा की गई थी। चीनी यात्री इत्संग 673 ईस्वी में नालंदा आया था। 673 ईस्वी में उसके अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय की अपनी मुद्रा थी, जिस पर पाली भाषा में श्री नालंदा महाविहार आर्य भिक्षु संघस्थ उत्कीर्ण था। मतलब विश्वविद्यालय के पास अपना कॉइन तक था। अगला है, नेक्स्ट है स्कंदगुप्त। शुंग वंशियों पुष्यमित्रों के आक्रमण के समय ही गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम की 455 ईस्वी में मृत्यु हो गई। इसके मृत्यु के बाद उसका पुत्र स्कंदगुप्त सिंहासन में बैठा। स्कंदगुप्त ने सर्वप्रथम अपने शत्रु शुंगों और हुनों को पराजित कर दिया, उन पर विजय प्राप्त की। आक्रमणकारी मध्य एशियाई हुनों को देश से बाहर खदेड़ दिया। स्कंदगुप्त अत्यंत लोकोपकारी, प्रजाहितैषी, लोकप्रिय शासक था। उसने 12 वर्ष तक शासन किया। स्कंदगुप्त ने भी विक्रमादित्य, क्रमादित्य आदि उपाधियां धारण की थी। हुनों का प्रथम आक्रमण स्कंदगुप्त के काल में ही हुआ। स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार हुनों को मलेच्छ कहा गया है।
स्कंदगुप्त ने हुनों के आक्रमण से रक्षा कर अपनी संस्कृति को नष्ट होने से बचाया। अपने शासन के अंतिम दिनों में प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिकोण से स्कंदगुप्त ने राजधानी अयोध्या स्थानांतरित कर ली। कहाँ पर स्कंदगुप्त ने राजधानी हस्तांतरित की? अयोध्या। अयोध्या ले गया अपनी राजधानी को ये स्कंदगुप्त ने। गुप्त वंश का अंतिम शासक भानुगुप्त था। इसके प्रशासन काल में सती प्रथा का साक्ष्य ऐरन अभिलेख से मिलता है। सती प्रथा का पहला साक्ष्य कहाँ से मिलता है? ऐरन अभिलेख से। ऐरन अभिलेख से मिलता है सती प्रथा का पहला साक्ष्य। अगला है कि सुल्तानगंज भागलपुर में कांसे से निर्मित 2 मीटर ऊंची भगवान बुद्ध की प्रतिमा गुप्तकालीन है। सुल्तानगंज का अजगैबीनाथ मंदिर और कहलगांव के समीप स्थित गुहाएं भी गुप्त काल की ही निर्मित हैं। गुप्त साम्राज्य का 6वीं शताब्दी के मध्य तक पतन हो गया। कुमारगुप्त तृतीय गुप्त वंश का अंतिम शासक था। इसके बाद गुप्त साम्राज्य पूरी तरह से पतन शुरू हो गया। धर्मशास्त्रों भू राजस्व की दर गुप्त काल में सामान्यतः 1/4 से 1/6 थी। भागवत अथवा वैष्णव धर्म गुप्त राजाओं के शासन काल में चरमोत्कर्ष पर था। कितना था? 1/4 और 1/6। ये 2 था गुप्त काल में कर का भाग। और भागवत वैष्णव धर्म गुप्त राजाओं के शासन काल में अपने चरम पर था। विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र गुप्त काल की रचना है। गुप्त काल के प्रसिद्ध खगोलविद और गणितज्ञ आर्यभट्ट वाराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त पाटलिपुत्र के निवासी थे। गुप्त काल में दास प्रथा विद्यमान थी। नारद ने 15 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। ये सब पूछता है। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी, जिसका प्रमुख को गुप्ता कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गुप्ता। गुप्ता प्रशासनिक पद था। जो एक इकाई थी प्रशासन की प्रादेशिका, उसका चीफ होता था गुप्ता। प्रशासन का सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। सबसे छोटी इकाई क्या थी? गांव, जो हमेशा होती है। इसका मुखिया ग्रामनी कहलाता था एवं अन्य सदस्य महत्तर कहलाते थे। गुप्त काल में सती प्रथा विशेषतः सैनिक जातियों में प्रचलित थी। सती प्रथा का सर्वप्रथम अभिलेख प्रमाण ऐरन अभिलेख में मिलता है। इसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री सती होने का उल्लेख मिलता है। गुप्त काल में कला का विकास। कला के क्षेत्र में गुप्त काल अपनी उत्कृष्टता की चरम सीमा पर पहुंच गया। इस काल में मंदिर वास्तुकला के सर्वोत्तम उदाहरण है, जिसमें शिखर युक्त मंदिर देवगढ़ झांसी प्रमुख हैं। पवाया का मंदिर, नागोदा खोह में शिव का मंदिर, शंकरगढ़ का मंदिर जबलपुर आदि गुप्त काल के आकर्षक मंदिर हैं। गुप्त काल में चित्रकला भी अपने वैभव, गौरव तकनीक की चरम सीमा पर पहुंच गई थी। अजंता की चित्रकारी, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। कुल 29 गुफाओं में से गुफा संख्या 16, 17, 19 गुप्त काल से संबंधित हैं। गुफा संख्या 16 में मरणासन राजकुमारी का एक चित्र है। 16 में। गुफा संख्या 17 में जातक कथाओं का उल्लेख है। इसमें बुद्ध का यशोधरा से भिक्षा मांगते हुए और यशोधरा द्वारा राहुल को बुद्ध को सौंपते हुए दिखाया गया है। राहुल उनका पुत्र था, यशोधरा उनकी पत्नी थी। इस गुफा में सिंघल के राज दरबार का भी चित्र है। बोध गया के महाबोधि मंदिर तथा राजगृह के मनियार मठ का निर्माण गुप्त काल में ही हुआ था। गुप्तकालीन प्रसिद्ध साहित्य और साहित्यकार हैं अब कालिदास द्वारा रचित ये कौन कौन से बुक हैं? अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका अग्निमित्र और विक्रमो उर्वशीयम। अभिज्ञान शकुंतलम में क्या है? दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा। मालविका अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कथा। और विक्रमो उर्वशीयम में पुरुरवा और उर्वशी की प्रेम कथा है। स्वप्नवास वदता ये भास द्वारा रचित है। स्वप्नवास वदता। उदयन और वासवदत्ता की कहानी है। मुद्रा राक्षस ये विशाख दत्त द्वारा रचित है। मुद्रा राक्षस चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित कथा। और देवी चंद्रगुप्तम ये भी विशाख दत्त ने ही लिखी है। ये चंद्रगुप्त व ध्रुव स्वामिनी के विवाह का वर्णन है। ये गुप्त शासक का है। देवी चंद्रगुप्तम। मृच्छकटिकम इसमें शूद्रक के द्वारा रचित है। ये मृच्छकटिकम इसमें ब्राह्मण चारुदत्त और गणिका वसंत सेना की कहानी है। एक वैश्या वसंत सेना और ब्राह्मण चारुदत्त की कहानी है इसमें। मृच्छकटिकम में शूद्रक। सुदर्शन झील गुजरात के गिरनार में स्थित का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र के प्रांत के राज्यपाल चंद्रगुप्त मौर्य वंश के समय पुष्यमित्र ने करवाया था। पश्चिम भारत में सिंचाई के लिए करवाया था। चंद्रगुप्त अशोक के समय में यवन तुषास्म ने भी इस झील पर बांध का निर्माण करवाया। अशोक के समय कौन था वहाँ गवर्नर? तुषास्म। शक महाक्षत्रप रुद्रदामन ने के समय पहली बार यह बांध टूट गया, ये जो बना हुआ था, जिसका पुनर्निर्माण उसके राज्यपाल
सुविशाख ने करवाया। रुद्रदामन के समय कौन? सुविशाख। अशोक के समय तुषास। चंद्रगुप्त मौर्य के समय पुष्यमित्र। ठीक है। और जूनागढ़ अभिलेख गुजरात से पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने भी शासन काल में भारी वर्षा सुदर्शन का झील का बांध फिर से टूट गया और इस झील का पुनरुद्धार का कार्य पर्णदत्त का पुत्र चक्रपालित द्वारा संपन्न करवाया गया। तो कितने शासक हो गए? चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, अशोक हो गया, रुद्रदामन हो गया और स्कंदगुप्त हो गया। इन सब ने करवाया। ठीक, उसका निर्माण। तब इस झील का पुनरुद्धार का कार्य सुराष्ट्रपाद के स्कंदगुप्त ने झील के किनारे विष्णु मंदिर का निर्माण भी करवाया था। गुप्तकालीन बिहार, गुप्तोत्तरकालीन बिहार। गया और भोजपुर जिले के क्षेत्र से प्राप्त कुछ अभिलेखों द्वारा 6ठी शताब्दी ईस्वी में बिहार के कुछ भागों में परवर्ती गुप्त शासकों की जानकारी मिलती है। कुछ इतिहासकार इसे उत्तर गुप्त अथवा मगध गुप्त का नाम देते हैं। अपसड अभिलेख के अनुसार उत्तर गुप्त, कौन सा अभिलेख? अपसड, मगध गुप्त वंश का संस्थापक कृष्ण गुप्त को माना जाता है। इस काल में गौड़ राज्य की स्थापना बंगाल में शशांक ने किया था। गौड़ राज्य, उसने बिहार के विस्तृत क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था, उत्तरी बिहार के क्षेत्रों पर। शशांक एक क्रूर और धर्मांध शासक था। उसने बौद्धों के धार्मिक स्थलों को बुरी तरह से नष्ट कर दिया। बोधगया स्थित महाबोधि वृक्ष को काफ़ी क्षति पहुंचाया। महाबोधि वृक्ष को काट दिया था उसने। वो शैव धर्म का था। शशांक के नाम के सिक्के तथा मोहरें गया, नालंदा, रोहतास से प्राप्त हुए हैं। देवगुप्त ने शशांक से मित्रता कर कन्नौज के मौखरी शासक ग्रहवर्मन के विरुद्ध लड़ाई लड़ी, जिसमें शशांक ने ग्रहवर्मन का वध कर दिया। इसके प्रतिशोध में राज्यवर्धन ने देवगुप्त को पराजित कर उसका भी वध कर दिया। आदित्य सेन परवर्ती गुप्त वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। कौन? आदित्य सेन। वह वैष्णव धर्म को मानने वाला था। उसका राज्य मगध, उत्तर और पूर्वी बिहार, मुंगेर और भागलपुर तक विस्तृत था। परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक जीवित गुप्त द्वितीय था, जिसका 725 ईस्वी के लगभग कन्नौज के शासक यशोधर्मन ने वध कर दिया और मगध पर नियंत्रण कर लिया। अगला है पालकालीन बिहार। गोपाल वाला, धर्मपाल वाला बिहार जो है 8वीं शताब्दी के मध्य में अरबों के आक्रमण के उपरांत भारतीय प्रायद्वीप के अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण शक्तियां प्रकाश में आईं। गुजरात और राजपूताना के गुर्जर प्रतिहार, दक्कन में राष्ट्रकूट, बंगाल बिहार में पाल शासक। हर्षवर्धन के शासनकाल के बाद कन्नौज के शासक यशोवर्मन ने कुछ समय के लिए राजनीतिक स्थिरता लाने का प्रयास किया। इसमें बिहार, बंगाल और उड़ीसा के संपूर्ण क्षेत्र में पूरी तरह अराजकता का माहौल था। हर्षवर्धन के साम्राज्य के विघटन के पश्चात 8वीं शताब्दी के मध्य में पूर्वी भारत बंगाल में पाल वंश का उदय हुआ, जिसका संस्थापक गोपाल था और इसके यहाँ के लोगों ने इसको चुन के बनाया था शासक। ठीक, गोपाल को, ये किसी राजवंश से नहीं था, इसको लोगों ने चुन के बनाया था। पाल वंश का स्थापना बौद्ध धर्म के अनुयायी गोपाल ने की। मुंगेर इसकी राजधानी थी। कहाँ थी? मुंगेर। गोपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसने बौद्ध विहारों का विशेष संरक्षण दिया। अपने 20 वर्षों के शासनकाल के दौरान गोपाल ने उदंतपुरी बिहार शरीफ में एक मठ और विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया। उदंतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण। उदंतपुरी विश्वविद्यालय का सर्वप्रमुख विद्यार्थी अतीश दीपंकर श्री ज्ञान था, जो बाद में विक्रमशिला विश्वविद्यालय का प्रधान आचार्य बना। विक्रमशिला का निर्माण धर्मपाल करवाएगा। उदंतपुरी का निर्माण गोपाल ने करवाया था। गोपाल के बाद उसका पुत्र धर्मपाल शासक बना। इसने लगभग 40 वर्ष तक शासन किया। धर्मपाल पाल वंश का पहला शासक था, जिसने कन्नौज में हुए त्रिदलीय त्रिपक्षीय संघर्ष में हिस्सा लिया। धर्मपाल बौद्ध मतावलंबी था, जिसने भागलपुर जिले में अवस्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया। विक्रमशिला बौद्ध धर्म के वज्रायन शाखा का, वज्रायन जो शाखा होता है उसका वो था, वज्रायन शाखा जो होता है उसका था केंद्र। और वज्रायन में तंत्र मंत्र खूब होता है बौद्ध धर्म में। धर्मपाल बौद्ध मतावलंबी, इसने नालंदा महाविहार को 200 गांव दान के स्वरूप में दिए थे। धर्मपाल को परम सौगात के कहा जाता है। परम सौगात। इसके राजसभा में प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र था। हरिभद्र, ये पूछ सकता है, हरिभद्र बौद्ध लेखक जो थे किसके दरबार में थे? तो धर्मपाल के। गुजराती कवि सोठढल धर्मपाल को उत्तरापद स्वामी की उपाधि से संबोधित करता है। देवपाल, इसने मुंगेर को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया। देवपाल ने विस्तारवादी नीति का पालन करते हुए पूर्वोत्तर में प्राग्ञ ज्योतिषपुर, कामरूप असम में जो है को, उत्तर में नेपाल, पूर्व में सागर तट पर उड़ीसा तथा अपनी सत्ता का विस्तार कर लिया। और इसके बारे में विदेशी यात्री सुलेमान ने महत्वपूर्ण जानकारी दी है।
कुछ विद्वानों के अनुसार इसने उदंतपुरी बिहार शरीफ के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण करवाया था। देवपाल ने जावा के शासक बलपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा में एक बौद्ध विहार की देखरेख के लिए 5 गांव अनुदान में दिया था। अगला शासक है महिपाल। देवपाल के बाद पाल वंश का पतन शुरू हो गया। इसके पश्चात 988 महिपाल शासक बना, जिसे पाल वंश का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। द्वितीय संस्थापक पाल शासकों के समय शांत रक्षित और अनिशा दीपांकर नामक बौद्ध विद्वानों ने तिब्बत की यात्रा की। कालांतर में धर्म स्वामी नामक विद्वान तिब्बत से भारत आया। 1023 में चोल शासक राजेंद्र चोल ने युद्ध में महिपाल की बड़ी पराजय हुई। राजेंद्र चोल ने पूरे पाल वंश को ख़त्म ही कर दिया लगभग में, और उसने वापस जाके गंगा जीत के गया था वो, तो गंगई कुंड चोलपुरम की स्थापना की थी राजेंद्र चोल ने तमिलनाडु में। इसके बाद पाल शासक कमज़ोर होते गए। 1038 में महिपाल की मृत्यु के साथ ही बिहार में पाल वंश का पतन हो गया। दैभाग के जन्मदाता जिमुतवाहन को पाल शासकों का संरक्षण प्राप्त था। जिमुतवाहन जो थे लेखक, उन्होंने कौन सी बुक लिखी है? दैभाग। अगला है तारनाथ ने संध्याकर द्वारा रचित रामपाल चरित के नायक रामपाल को इस वंश का अंतिम शासक माना है। तारनाथ तिब्बतीय इतिहासकार हैं ये। बिहार के प्रमुख क्षेत्रीय राजवंश मिथिला के कर्नाट वंश। पाल वंश के शासक रामपाल के शासनकाल में नान्यदेव ने 1097 से मिथिला में कर्नाट वंश की स्थापना की। नेपाल का क्षेत्र भी इसी का अधीन था। नान्यदेव ने कर्नाटक कुलभूषण की उपाधि धारण की। नान्यदेव का पुत्र गंगदेव एक योग्य प्रशासक था, जिसकी राजधानी सिमरावगढ़ थी, जो अब नेपाल के पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित है। जब बख्तियार खिलजी का अभियान बिहार के क्षेत्र में हुआ तो कर्नाट वंश का शासक नरसिंह देव ने उसे नजराना देकर संतुष्ट किया। उस समय नरसिंह देव का तिरहुत और दरभंगा के क्षेत्रों पर अधिकार था। राम सिंह के शासनकाल में तुगरिल तुगल ने असफल सैनिक अभियान किया था, जिसके चर्चा तिब्बती यात्री धर्म स्वामिनी ने की है। गयासुद्दीन तुगलक से पराजित होने के बाद हरिसेन नेपाल चला गया। नेपाल में तलेजू नामक देवी की पूजा की परंपरा की शुरुआत का श्रेय हरि सिंह को प्राप्त है। कौन सी देवी? तलेजू। हरि सिंह की जगह पर गयासुद्दीन तुगलक ने स्थानीय व्यक्ति अहमद को केंद्रीय प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया। हरि सिंह ने नेपाल में मैथिल समाज को एक नया स्वरूप प्रदान किया। हरि सिंह के बाद मती सिंह, शक्ति सिंह और श्याम सिंह शासक हुए। इनके शासन निचले मैदानी क्षेत्र से तिरहुत तराई क्षेत्र पूर्णिया से चंपारण तक विस्तृत था। बिहार का जो उत्तरी बिहार वाला भाग है उसमें तिरहुत के मुख्य क्षेत्रों में कर्नाट के स्थान पर ओइनार वंश का राज्य स्थापित हुआ। हरि सिंह के वंशज 1393 ईस्वी तक अपने अस्तित्व के लिए संघर्षरत रहे, लेकिन 14वीं सदी में अंतिम दशक तक उनका पूर्ण रूपेण पतन हो गया। वैनवार वंश, ये अगला वंश है वैनवार वंश। 14वीं सदी में तिरहुत पर मुसलमानों के अधिकार के पश्चात एक नए राजवंश वैनवार वंश की स्थापना हुई। वैनवार वंश के शासनकाल में अनेक प्रसिद्ध शासक हुए, जिनमें महाराजा शिव सिंह का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। महाराजा शिव सिंह के छत्रसाल में मैथिली कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की थी। तुर्क अफगान साम्राज्य के पतन के काल में और भारत पर अधिकार जमाने हेतु मुगलों और अफगानों में युद्ध छिड़ रहा था। महेश ठाकुर द्वारा संस्थापित वंश को दरभंगा राजवंश के नाम से जाना जाता है। मुगल सम्राट अकबर ने महेश ठाकुर की विद्वता से प्रभावित होकर पुरस्कार स्वरूप उन्हें मिथिला का राज्य दे दिया था। किसको? महेश ठाकुर को। महेश ठाकुर के वंश के शासकों ने आधुनिक युग तक मिथिला की सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रगति का मार्गदर्शन किया। दरभंगा राजवंश में चंद्रेश्वर का काल 14वीं सदी माना जाता है। चंद्रेश्वर ने 14वीं सदी के प्रारंभ में कृत्य रत्नाकर का संकलन किया। कृत्य रत्नाकर ग्रंथ के अनुसार 13वीं से 14वीं सदी में मिथिला के लोग विष्णु, हरि और शिव के उपासक थे। चेरो राजवंश एक नेक्स्ट राजवंश है। पाल वंश के पतन के पश्चात बिहार में जनजातीय राज्यों का उदय हुआ, जिनमें चेरो राजवंश प्रमुख था। चेरो राजा ने शाहबाद, सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर और पलामू जिलों में शक्तिशाली राज्य आधारशिला रखी, जो लगभग 300 वर्षों तक शासन रहा। शाहबाद जिलों में चेरो के 4 राज्य थे। कौन कौन से? घुघुलिया, भोजपुर, चैनपुर और सासाराम। ये चेरो राजवंश के 4 राज्य थे। पहला राज्य घुघुरिया नामक चेरो सरदार के हाथों में था, जिसका मुख्यालय बहिया था। दूसरा राज्य भोजपुर था, जिसका मुख्यालय डुमराव था, 1 मील दूर तिरवन में स्थित था। यहाँ का राजा सीताराम राय था। तीसरा राज्य का मुख्यालय वर्तमान कैमूर जिला का चैनपुर था, जहाँ का राजा सलबा हीमा था।
सलबा हिम था। चौथा राजा सासाराम था, जिसका मुख्यालय देव मार्कंड था। यहाँ का राजा फूलचंद था। फूलचंद को ही जगदीशपुर मेले के शुरू करने का श्रेय प्राप्त है। फूलचंद ने जगदीशपुर का मेला शुरू किया था। पलामू के चेरो राजा में सबसे महान शासक मेदिनी राय था, जिसका राज्य गया, दाऊदनगर एवं अरवल तक विस्तृत था। मेदिनी राय, ये मेदिनी राय वो अलग हैं। मेदिनी राय के पश्चात उसका पुत्र प्रताप राय राजा बना, जिसके शासनकाल में 3 मुगल आक्रमण हुए। अंततः 1660 में चेरो को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। भोजपुर के उज्जैन वंशीय शासक ये अंतिम है। धार मालवा पर 1305 में अलाउद्दीन खिलजी के सेना का अधिकार हो जाने के बाद भोजराज ने अपने पुत्र देवराज एवं अन्य राजपूत अनुयायियों के साथ कीकट, शाहबाद और पलामू क्षेत्र के चेरों तथा मुकंद के यहाँ शरण ली। इनका मूल निवास स्थान उज्जैन था तथा ये उज्जैनी राजपूत कहलाए। चेरो राजा ने इन्हें उज्जैनी राजपूत की गंगा घाटी का क्षेत्र जागीर के रूप में दिया। मुस्लिम आक्रमण में चेरो राजा मुकुंद के मारे जाने के बाद उसका पुत्र सहसबल राजा बना। सहसबल ने भोजराज को मार डाला। प्रत्युत्तर में देवराय ने सहसबल को 1324 से मारकर 6 राज्यों पर अधिकार कर लिया। भोजपुर नामक नगर की स्थापना कर दी। देवराज ने संतन सिंह के नाम से भोजपुर पर राज किया। संतन सिंह को 1344 में मृत्यु हो गई। बाद में ओंकार देव के नेतृत्व में उज्जैनों ने पुनः लगभग 1457 में भोजपुर पर अधिकार कर लिया एवं बिहटा को अपना केंद्र बनाया। ओंकार देव के बाद दुर्लभ देव उज्जैनों का नेता बन गया, जो बिहार के सूबेदार जमाल खां से पराजित होकर जंगलों में भाग गया और दावा यानी कि धावा को अपना केंद्र बनाया। सासाराम के अफगान जागीरदार हसन खां, उसके पितृ शेर खां, शेर शाह सूरी को उज्जैन के साथ अच्छे संबंध थे। राजा राम सानी ने उज्जैन को राजधानी दावा से पुनः बिहटा स्थानांतरित की। कालांतर में राजा नारायण मल के नेतृत्व में उज्जैन का पुनरुत्थान हुआ तथा बक्सर उसका प्रमुख केंद्र बन गया। उज्जैन और चेरो के बीच 1611 में एक बड़ा संघर्ष हुआ, जिसमें दिल्ली की सेना की मदद से उज्जैनी विजयी हुए। इसके पश्चात उज्जैनी शासक बक्सर, डुमरांव, जगदीशपुर के क्षेत्र में एक मजबूत शक्ति के रूप में उभरे और यह स्थिति ब्रिटिश काल तक बनी रही। अगला है नुहानी वंश। सिकंदर लोदी ने लगभग 1504 में बंगाल के शासकों के साथ संधि करके मुंगेर के क्षेत्र को बिहार और बंगाल के बीच सीमा रेखा निर्धारित कर दी। किसने? सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने बिहार शरीफ अभिलेख के अनुसार सिकंदर लोदी ने 1495 से 96 में हुसैन शाह सरकी को पराजित कर दरिया खां नुहानी को बिहार में नियुक्त किया। 1523 में उसकी मृत्यु तक बिहार का प्रभारी शासक रहा। वो दरिया खां नुहानी के पश्चात उसका पुत्र बहार खां नुहानी बिहार का शासक बना। पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में बहार खां ने सुल्तान मोहम्मद शाह नुहानी का नाम धारण कर बिहार में स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर दी। किसने? बहार खां ने। अगला है सुल्तान मोहम्मद ने इब्राहिम लोदी की सेना को कनकपुर युद्ध में पराजित किया। कनकपुरा के युद्ध में सुल्तान मोहम्मद की 1528 से मृत्यु हो गई। उसका अल्पवयस्क पुत्र जलालुद्दीन उर्फ जलाल खां शासक नियुक्त हुआ, जबकि फरीद खां उर्फ शेर खां उसका संरक्षक नियुक्त हुआ। मुगल शासक हुमायूं ने 1532 में दौरा दोहरिया युद्ध में अफगानों को पराजित कर बिहार के कई क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। ज्ञातव्य है कि नुहानी सरदारों द्वारा जलाल खां के साथ लेकर पलायन कर जाने के बाद शेर खां ने हजरत आला की उपाधि धारण की और अपना शासन प्रारंभ कर दिया। शेर खां आगे चलकर शेर शाह सूरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ और इसमें बिहार में राजनीतिक अव्यवस्था के साथ साथ बौद्ध एवं गैर बौद्ध मतावलंबियों के बीच तनाव का माहौल व्याप्त था। इन्हीं परिस्थितियों के मध्य बिहार पर तुर्क आक्रमण हुआ। तो यहाँ तक था बिहार का प्राचीन भारत खत्म हो गया। बिहार का प्राचीन भारत हमने खत्म कर दिया बिहार समग्र से। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम बिहार का मध्यकालीन भारत करेंगे। उससे पहले ये जो प्राचीन भारत के प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन है, इसको भी हम नेक्स्ट लेक्चर में जब हम ख़त्म कर लेंगे इतिहास को, तब हम क्वेश्चन कर लेंगे।